तो अभी सेशन प्रतीक शुरू करते हैं। सो जस्ट टू स्टार्ट विथ मैं तुम्हारा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं जितना जानता हूँ, देन यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। श्योर श्योर। तो सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं और प्रतीक एक साथ हम लोग एमबीए पढ़ रहे थे दिल्ली में 2010 से 2012। तभी पहली बार मैं उससे मिला। तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, बट एक बार मुझे अभी भी याद है कि एक बार दिल्ली का बंद था। तो दिल्ली में सब कुछ बसेस वगैरह सब कुछ बंद थे। तो उसका घर कॉलेज से करीब 14-15 किलोमीटर दूर था, और दिल्ली में तो बहुत गर्मी होता है। उसने क्या किया, रनिंग करके कॉलेज आ गया। तो मुझे लगा यार 14-15 किलोमीटर कैसे दौड़ सकता है। तो तब से मैं उसको जाना कि वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही पैशनेट है। फिर उसके बाद उसको हर गेम में बहुत बहुत इंटरेस्टेड है। तो अपना जो एमबीए कॉलेज था वो छोटा सा कॉलेज था, तो उसमें कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ इवेंट्स नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होते थे। तो इसने एक टेरी स्पोर्ट्स करके, टेरी हमारे कॉलेज का नाम था, टेरी स्पोर्ट्स क्लब करके एक स्पोर्ट्स क्लब भी इनिशिएट किया। तो एक साल स्पॉन्सर भी नहीं था, हमारे कॉलेज को कोई जानता नहीं था। तो उसने एक ऑयल कंपनी था जो वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं ना, जैसे हम स्वीकार खाते हैं, रुचि ऑयल वाइटल खाते हैं, वाइटल ऑयल। वाइटल ऑयल करके कंपनी से टाई अप करके कुछ तो नॉमिनल अमाउंट 20-25 हजार रुपए मिले थे, उसी से उसने फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स जो हमारा था उसने किया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबको इनिशिएट कर सकता है, लेकिन उसको कंटिन्यूएशन भी बहुत जरूरी है। जब वो सेकेंड ईयर पास आउट होने को आया, उससे पहले उसने कॉलेज में टीम फॉर्म कर दिया, ताकि ये जाने के बाद भी वो जो इवेंट है, स्पोर्ट्स कल्चर है, वो कल्चर कॉलेज में बना रहे। तो ही नॉट ओनली इनिशिएट्स द थिंग्स, बट ही क्रिएट्स अ टीम सो दैट वो चीजें भी कंटिन्यू कर सके। फिर उसके बाद उसने डिकैथलॉन ज्वाइन की, उसमें बहुत अच्छा काम किया। फिर मैं तो बहुत ही लेजी था पहले, बट वो मेरे को बोलता था कि नहीं थोड़ा रनिंग कर, ऐसे मेरा धीरे 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 प्रोग्रेस शुरू किया। अभी मैं थोड़ा बहुत रनिंग कर लेता हूँ। तो ये उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अभी ओवर टू यू प्रतीक। अच्छा, तो सब लोग बहुत इंटरेस्टेड है जानने के लिए। तभी तो दिल्ली से इंडियन का जो क्रिकेट टीम का कप्तान है और फुटबॉल का भी कप्तान है दिल्ली का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं नहीं, थैंक यू संबित। बहुत ही काइंड वर्ड्स थे, और मुझे तो इनफैक्ट थैंक यू सो मच। मुझे तो ये सब याद भी नहीं रहता था, तो ये सब याद दिलाने के लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को, वाइटल ऑयल कंपनी एंड ऑल दैट। सो आई थिंक सी बिफोर इवन आई स्टार्ट, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि कुछ भी चीज शुरू करने के लिए आपके अंदर एक जोश होना जरूरी है, और उसको अगर आपको परस्यू करना है तो आपको लोगों को साथ में लेके चलना होता है। जब ये वाली जो कहानी आपको अभी संबित बता रहा था कि मैं टेरी यूनिवर्सिटी में था, मैं रनिंग करके आ गया या मैं साइकिलिंग करके आ गया, वो था मेरा जोश। कि मेरे अंदर मेरे को पता था कि मेरे को किसी की सुननी नहीं है, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोलेंगे, और मुझे पता था जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो ये मेरा जोश था कि मैं करके आ गया, मैं रनिंग भी करके आ गया, और 2010 में साइकिलिंग भी करके आ गया। जब लोग कौन, मतलब आज के में कौन सा आता है साइकिल पे, कॉलेज कौन जाता है, स्कूल भी नहीं जाते बच्चे। बट मुझे ये पता था कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं उस वक्त हेलमेट लगा के आता था। तो 2010 में जो बंदा हेलमेट लगा के साइकिलिंग करता था, उसको तो दुनिया में, मतलब स्पेशली दिल्ली जैसी जगह पे, लोगों को लगता था ये एलियन है, पता नहीं क्या कर रहा है। आज की डेट में थैंकफुली लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक नॉलेज आ गई है, और सेफ्टी को लेके थोड़ा कंसर्न आ गया, इसलिए लोग हेलमेट पहनने लग गए। पहले तो अदरवाइज लोग ऐसे देखते थे कोई एलियन है। दूसरी चीज ये है कि अपने अंदर जोश होना एक अलग चीज है, और उसको शुरू करना एक अलग चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ उस चीज को। मगर उस चीज को परस्यू करना और उस चीज को इंश्योर करना कि वो आगे लंबे टाइम तक चले, इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। वो चीज आप तभी कर सकते हो जब आपके साथ और भी लोग होंगे। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है: इफ यू वांट टू गो फास्ट यू गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार यू गो विद द टीम। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको तेज भागना है तो आप अकेले भाग लो, मगर शायद बहुत दूर नहीं भाग पाओगे, शायद। लेकिन अगर आपको बहुत दूर जाना है तो हमेशा टीम को साथ में लेके चलो। तो ये जो टेरी स्पोर्ट्स क्लब भी जो बना था, ये मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि ये मेरी वजह से बना। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, मैंने इनिशिएट जरूर किया होगा, लेकिन हमारी टीम में थे 6 से 7 लोग,
और उन हर एक बंदे का अपना एक कंट्रीब्यूशन था, इसलिए हम उसको वो क्लब बना पाए उस 2 साल के अंदर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज की डेट में वो क्लब जिंदा है। और ऑनेस्टली हमारी, जैसे संबित ने बताया, टेरी यूनिवर्सिटी एक बहुत छोटी यूनिवर्सिटी थी, अराउंड 500 लोग थे टोटल बस। और मुझे ये पता है कि उस क्लब को बनाने में 500 लोगों में से एटलीस्ट 400 लोगों का पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन था। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, आई डोंट नो संबित तुम्हें याद होगा या नहीं आपको, कि एक बार हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी, तो हमारे यहाँ पे एक नया ड्रिंक लॉन्च हुआ था हमारी कैंटीन में, उसका नाम था जिंगा। तो हमें समझ नहीं आ रहा था, छोटी सी कॉलेज, छोटा सा यूनिवर्सिटी, हम आईआईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो थे नहीं, लोग जानते ही नहीं थे। हम इनफैक्ट ऑटो वालों को बाहर बोलते थे भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ दो, तो वो कहते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनको समझ नहीं आता था कहाँ पे जाना है। तो किसी को नहीं पता था, कोई, हम पेप्सी के पास जाते थे, हम कोका कोला, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जाते थे, क्योंकि हम तो एमबीए कर रहे थे, हमने बस सुना था कि स्पॉन्सरशिप मिलती है, बट कोई एंटरटेन ही नहीं करता था, क्योंकि उनको पता था 500 लोगों के बच्चे यूनिवर्सिटी कर क्या लेगी, हमें कितना ही माइलेज दे देगी। तो ये एक नया ड्रिंक लॉन्च हुआ जिंगा। हम लोगों ने उनको अप्रोच करा कि जी आपकी एक नई ड्रिंक लॉन्च हुई है, हमारी यूनिवर्सिटी में काफी चल रही है, और हम अपना पहला स्पोर्ट्स का इवेंट कराना चाहते हैं, क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकते हो? मैंने उनको अप्रोच करा। फॉर्चुनेटली उनका जो सीईओ था उसने कॉल बैक करा और उसने कहा कि बिल्कुल कर लेते हैं आप। डील ये थी कि फेसबुक पे मुझे जाके उनके फेसबुक पेज पे ये लिखना है कि थैंक यू जिंगा फॉर सपोर्टिंग टेरी स्पोर्ट्स क्लब, और उसके ऊपर जितने भी लाइक आएंगे उस हर एक लाइक के लिए हमें 7.5 रुपए मिलने थे। एंड दैट वाज इट। हमें ये पता था कि हमारे लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें हमारा अपसाइड था ही नहीं। हम अगर 1 लाख लाइक ले आएंगे उसके हिसाब से वो हमें पैसा दे देगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। हमें 2 दिन मिले थे इसके लिए। हमने यूनिवर्सिटी के अंदर कैंटीन के पास कंप्यूटर की लाइन लगा दी, 5 कंप्यूटर लगा दिए, और हमारे सारे लड़के इंक्लूडिंग संबित वहां पे खड़ा होता था कुछ टाइम पे, और जो वहां से जाता था वो उनको रिक्वेस्ट करते थे हम कि जी टेरी स्पोर्ट्स क्लब है, 7.5 रुपए मिलेंगे 1 लाइक के, आप प्लीज आके लाइक कर दो। तो एटलीस्ट 550 में से 400 450 कॉलेज के बच्चों ने ये चीज करा, तब जाके हमें अराउंड 25,000 रुपए मिले थे सेकेंड ईयर में, और वो हमारी सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि शुरुआत शायद एक बंदे की होती है, मगर उसको अगर दूर तक लेके जाना है ना, तो आपको सबको साथ में लेके जाना होता है, और वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑन दैट नोट मैं एक बारी दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो माय फुल नेम इज प्रतीक जौहरी। मैं आई एम ऑलमोस्ट 32 ईयर्स ओल्ड, एंड मैं वैसे दिल्ली से हूँ, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ा था। कहने को पढ़ा था बट बस खत्म किया था, वो तो मेरे को पता है। उसके बाद 2010 में मैंने एमबीए किया। मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको थोड़े से टाइम में बताऊंगा। और उस टाइम पीरियड के बीच में मैं इंडियन आर्मी के लिए प्रिपरेशन करता था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। मेरे को ये पता है कि जब मैं 5 साल का था तब से लेके मैं आज तक टेबल टेनिस खेलता आ रहा हूँ, और बीच में मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, बट टेबल टेनिस में पिछले 25 साल से खेलता आ रहा हूँ। मेरे को इंडिया के लिए खेलना था। तो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है मिडिल क्लास है, और अभी भी हमारी कंट्री में क्रिकेट को छोड़ के बाकी सारे स्पोर्ट्स को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। एंड पेरेंट्स जो हैं वो आपको एक ही चीज बोलते हैं कि बेटा पहले आप पढ़ाई कर लो और एक बारी जॉब लग जाए, उसके बाद जो करना है कर लेना। और यही मेरे साथ होता था। पहले 10th दे लो, फिर 12th दे लो, फिर ग्रेजुएशन कर लो, फिर खेल लेना। तो यही होता रहा। तो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वेरियस रीजन, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जितना वो कर सकते थे उन्होंने पूरा किया, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस मैं इंडिया के लिए नहीं खेल पाया। मैं नेशनल्स खेला, स्टेट के लिए खेला, बट मैं इंडिया के लेवल पे नहीं खेल पाया। तो फिर एक टाइम पे मेरे को समझ आ गया कि ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ड्रीम पूरा नहीं हुआ, इम्पोर्टेंट ये है कि टाइम टू टाइम आप अपने ड्रीम को दोबारा परस्यू करते हो और उसको दोबारा रीचेक करते हो कि अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब 2010 में मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे को समझ आ गया था कि बॉस अब एक ही डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते पूरी जिंदगी, कि जी हमें नहीं पता, हम तो बस खेल के रहेंगे इंडिया के लिए, वरना मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मुझे ये समझ आ गया था कि मैं चाहे इंडिया के लिए खेल ना पाऊं, बट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं मैक्सिमम लोगों को स्पोर्ट्स के थ्रू हेल्प जरूर कर पाऊं। और ये शुरुआत हुई थी कि मैंने सोचा था कि कल को मेरे बच्चे फॉर एग्जाम्पल अगर होंगे,
और उनको अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए या उनके आगे कोई ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए। तो वो मेरी अब एक डायरेक्शन हो गई कि फ्रॉम अ प्लेयर, फ्रॉम अ कोर एथलीट, मैं एथलीट से बन गया, मुझे मैनेजमेंट की तरफ जाना है कि मैं आगे आने वाले एथलीट्स को हेल्प कर पाऊं। ये मेरा एक एम बन गया। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर एमबीए शुरू हुआ, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी, वहां पे स्पोर्ट्स था नहीं और मेरे को ये पता था मैं 2 साल बिना स्पोर्ट्स के रह नहीं सकता। तो मैंने अप्रोच करा कॉलेज को, एक छोटी सी टीम बनाई अपनी क्लासमेट्स के साथ और हमने किसी तरह छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराए 2 साल और एक टीम खड़ी करी। और आज की डेट में भी आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हर साल टेरी स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराता है यूनिवर्सिटी में। और अब स्पोर्ट्स के थ्रू इनफैक्ट जो एल्यूमनाई हैं, जो लोग पास आउट हो चुके हैं कॉलेज से, उनको भी कनेक्ट किया जाता है, यूनिवर्सिटी उसको यूज करती है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमने एक हम सिर्फ यूनिवर्सिटी से लेके बाहर नहीं आए, हमें यूनिवर्सिटी को एक ऐसी चीज दी है जो मे बी आने वाले कई सालों तक उनके पास रहेगी और उसको हेल्प करेगी। सो दैट इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। तो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज कि हमारे पास ऑलमोस्ट 15-20 लोग हैं जो जुड़ चुके हैं यहाँ पे। सी गाइज, मैं क्या चाहता हूँ कि देखो, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि मेरी क्या जर्नी रही और मैंने क्या क्या काम करा, वो मैं ऑफकोर्स आपको बता सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जब हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले आई वुड वांट टू नो, यहाँ पे जितने भी 10 से 15 लोग हैं, कौन कौन वो लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो आके बताएं क्या इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हैं और आप लोगों के हिसाब से आपका फ्यूचर क्या है। लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है? एनीबॉडी कैन स्टार्ट। हाँ जी। एक्चुअली क्या मेरा क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ओके, आई एम सॉरी, सो सॉरी टू एक्चुअली इंटरप्ट। एक चीज है, जो भी बंदा बोलेगा ना, वो प्लीज एक बार ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा। आप मेरे को आपका नाम पूरा जानना है, आपकी एज जाननी है, आप आज की डेट में क्या करते हो, और फिर दूसरी चीजों पे आएंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। हाँ, आई एम अजित राउतराय. Now I am working in a pharmaceutical industry. And my age is 28. वेरी नाइस। Okay. एक्चुअली मेरा स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो जब मैं ये इंडस्ट्री ज्वाइन किया, एक्चुअली जैसा सारे लड़के के जैसे होता है, मेरा भी ऐसा है कि मैं कैसे कैसे घर चलाऊं। ऐसे मैं ज्वाइन किया इंडस्ट्री में, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को मजा नहीं लगता था। तभी जो मैं कटक में था, कटक में हमारा उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन का भी वो बाराबाटी स्टेडियम के अंदर भी उनका ऑफिस है। मैं मेरे को भी जो जैसे कि ऑफिशियल मतलब अंपायर, उनका बहुत सारे भी मैं रिसर्च करता था। तभी जाके मैं 46 लॉ भी मेरे पढ़ा। मैं जाके बोला कि तभी एक आया था, नोटिफिकेशन आया था कि अंपायर के लिए। तो मैं जाके बोला कि देखो मैं इंटरेस्ट हूँ, मेरे को क्या करना है मेरे को बोलो। वो मेरे को भगा दिए उधर कि तुम नहीं दे सकते, तुम कौन जानता है, तुम्हारा कुछ जानने का नहीं इधर है। मैं पूरा बिल्कुल मना कर दिया। फिर 2 बार गया, फिर ऐसे में मैं बात सुन के मैं चला आया। फिर मैं इंडस्ट्री में बिजी हो गया और अपने आप काम से वो हो गया, और मैं और सोचना भी भूल गया मैंने। आई थिंक सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम है। अजीत, मेरे को लास्ट सिर्फ ये सुनाई दिया था कि उन्होंने आपको एंटरटेन नहीं करा और जाने के लिए बोला, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं और 2 बार गया, कुल मिलाकर 3 बार गया उधर। कुल अच्छा। मिलाकर 3 बार गया, 3 बार हाँ गया उधर। एग्जाम था, कुछ रिटिन अच्छा एग्जाम होगा उनका। तो मैं सोचा कि थोड़ा रिटिन एग्जाम तो दे दूं, थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाए क्या है इसमें। तो फिर मेरे हाँ को 2-3 सवाल भी पूछे उधर। उनका जो वो था, मैंने उनको नाम पता था, उनका डेजिग्नेशन मेरे को मालूम नहीं। वो मेरे को 3-4 सवाल भी पूछे। मैं उनसे 4 सवाल से 3 भी सही सवाल मैंने आंसर भी दिया। फिर मेरे को और ये नहीं, और 2 बार गया, नहीं मिलेंगे आज। पहले बार गया तो मिल लेते वो, तो और 2 बार नहीं मिले मेरे को। और तो उसी ऐसे में जब उनका बिहेव देखा तो फिर मैं नहीं गया, और मेरा काम पे भी बिजी रहा, अभी तक भी वैसे हूँ। ओके ओके ओके। हाँ तो मुझे अभी तक जितना समझ आया जी, तो आप
28 ईयर्स ओल्ड हो, आप एक फार्मा कंपनी में जॉब करते हो, आपको क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आपको करंट आपका जो रोल है कंपनी में आपको वो ज्यादा मजा नहीं आता है, करेक्ट? हाँ, correct। ओके, तो अब आप मेरे को एक ये बताओ कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो? आपको क्रिकेट पसंद है, ये चीज समझ आ गई, हाँ, बट क्रिकेट एक्चुअली थ्रू मेरा के थ्रू आप क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ वो स्पोर्ट्स, जैसे कि स्पोर्ट्स रिलेटेड है, और वो मजा, ओके मैं काम को एंजॉय करना, मतलब मजा लगेगा काम करने से। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो ओके, सिर्फ पैसा बनाने के लिए जो काम कर रहा हूँ, कंपनी के लिए हो, वो मेरे मेरे लिए भी है। एक्चुअली मैं करेक्ट, मार्केटिंग सेल्स में हूँ। हाँ, इसीलिए मजा नहीं लग ओके, रहा है। हाँ। ओके, ओके, वेरी गुड। आई थिंक बहुत अच्छा एक केस केस स्टडी है हमारे सामने जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट विल हेल्प अदर्स आल्सो, बट इससे पहले हम इसको फर्दर डिस्कस करें, आई वांट कि और भी अगर कोई है जिसको स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट हो तो मैं उनके बारे में भी जानना चाहूंगा। हेलो हाय। हेलो हेलो हाय, आई एम विघ्नेश राउतराय। हाय विष्णेश। सुनाई दे रहा है? हाँ जी सुनाई दे रहा है, बताओ। मैं तो बैंगलोर में हूँ, लेकिन मैं पहले से ही क्रिकेट में इंटरेस्ट था, और कॉलेज टाइम में भी मैंने अंडर 16 खेला है, और फिर उसके बाद वो क्रिकेट लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाया जो लेदर बॉल का। हाँ, फिर अभी मैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा करके अभी मैं जॉकी में जॉब कर रही हूँ। जॉकी में? हेलो। आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर रहे हो, जॉकी में? तो एक जॉकी में बैंगलोर में हूँ। जॉकी जो पेज इंडस्ट्रीज है, करेक्ट? यस यस, पेज इंडस्ट्रीज। ओके, ओके। और वहाँ पे आप क्या जॉब करते हो? विघ्नेश, आप क्या जॉब करते हो जॉकी में? हाँ, आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है साइड में। अच्छा, अच्छा। अभी कुछ सुन नहीं पाया मैं। हेलो। हाँ विघ्नेश, मैं पूछ रहा था कि आप जॉकी अभी में आवाज आ क्या रहा जॉब कर। हाँ, आवाज आ रहा है आपको, मेरा आवाज आ रहा है? है? हाँ, आ रहा है। हाँ, तो आपका आज के डेट में जॉब प्रोफाइल क्या है, आप क्या करते हो जॉकी में? मेरा प्रोफाइल ये है कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में हूँ मैं। डिप्लोमा किया अच्छा, था मैं, तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में हूँ। ओके, तो ओके, वो वही मैं पहले तो बहुत इंटरेस्टेड था खेलने के लिए। मैं भी ये भी मैं ट्राई कर रहा था कि मैं बैंगलोर में आके किसी क्लब में ज्वाइन करके खेलूं, लेकिन वो फाइनेंशियल और फैमिली, मतलब वो सपोर्ट नहीं होता है। और वो टाइम में एक भी डर रहता है। मैं फैमिली के साथ भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि अगर हमारा तो कुछ हाथ नहीं होगा तो हम इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, और आगे जाने के लिए कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा ना अगर ऊपर हाथ नहीं है तो। 2 साल 3 साल वहाँ पे यूटिलाइज करोगे, फिर आगे क्या करोगे? तो करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट। जब मैं जॉकी में ज्वाइन किया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ईयरली स्पोर्ट्स रहता है वहाँ पे। एथलेटिक रहते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, वॉलीबॉल होता है। तो मैं 5 साल यहाँ पे, हमारा एक टीम यहाँ पे था, मैं आके उनका साथ ज्वाइन किया। वो हम लोग हम लोग क्या प्रैक्टिस करते थे डेली। 1 महीना का मैच के लिए हम 4 महीना 5 महीना प्रैक्टिस में देते हैं। तो फाइनल हम अभी 3 बार हैट्रिक ले चुके हैं, विन होके चैंपियन होके हैट्रिक ले चुके हैं क्रिकेट मैच इधर कंपनी में। वेरी गुड। 32 क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। हाँ, वेरी नाइस। ओके। तो मेरा मेरा छोटा भाई है मैं एक चीज प्रतीक। सोचता हूँ कि प्रतीक वो मेरा छोटा भाई है और वो विराट कोहली को बहुत फॉलो करता है। वो दाढ़ी भी विराट कोहली का चेंज होता है तो ये अपना दाढ़ी भी उसी हिसाब से चेंज करता है। अच्छा, हाँ विघ्नेश, तो अब आप क्या करना चाहते हो आगे? हेलो। आपका क्या मन है, आप क्या करना चाहते हो?
अभी तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे कंपनी छोड़ के घर में जाके कुछ फार्म वगैरह बिजनेस करूँ। तो वहाँ पे ओके मेरा वही इंटरेस्ट है कि जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं जो स्कूल लेवल में ऊपर जा रहे हैं, तो उनका साथ एवरीडे लाइफ में कुछ फिटनेस एक्टिविटी किया जाए, जैसे रनिंग वगैरह, वो प्ले खेलने के लिए भी वो। तो वो मैं हमारा एक्चुअली हमारा गांव में से कोई भी मिलिट्री में नहीं है, डिफेंस में नहीं है। तो ओके मुझे एक इंटरेस्ट है, अगर कोई लड़का इंटरेस्टेड है तो उनका साथ मिलके डेली फिजिकल एक्सरसाइज करके उनको तैयार रेडी करने के लिए, आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए, या नहीं तो किसी स्पोर्ट्स में जाने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक बहुत अच्छे थॉट्स हैं और बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं आप लोगों के। कोई मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और प्रतीक ये विघ्नेश बोलना एक चाहता हूँ एक कि कुछ बच्चे हैं, आई थिंक इस ग्रुप में है या नहीं, बट कुछ बच्चे हैं जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पोर्ट्स सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, फिटनेस आपका लेवल। बिल्कुल तो अगर तू बता सकता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं तो वो भी हेल्प कर सकता है उनको। ठीक है। आई थिंक सो मेरे को एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया है और मुझे एक डायरेक्शन भी मिल गई है। बिफोर आई स्टार्ट मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज की डेट में आप लोगों के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? यंग पॉपुलेशन। युवा युवा यूथ यूथ यूथ। वेरी गुड, हाँ। करेक्ट आंसर। बट क्यों क्यों लगता है आपको यूथ जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इंडिया का? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो भी डेवलपमेंट काम होगा, सपोज मान लो अभी हमारा सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी हाँ देने के लिए कौन जाएगा? पहले आर्मी जाएगा। अभी चाइना से जो वार होगा शायद, वो कौन देगा? हाँ आर्मी देगा। वो जो देगा वो यूथ ही होगा। उसके बाद जितने भी जितना सेक्टर का जो काम करते हैं, जो सपोज ग्रास रूट में जो काम करेगा वो यूथ ही होगा। मैनेजर लेवल पे जो भी होगा वो एक्सपीरियंस होगा और वो थोड़ा बुजुर्ग होगा, लेकिन जो ग्रास रूट में काम करे वो यूथ होगा। मेरे को लगता है कि यूथ हमारा स्ट्रेंथ है। और जो भी स्टूडेंट वगैरह होगा, कुछ नया सोचेंगे, वो भी यूथ होंगे। वेरी गुड। कितने कितने परसेंट इंडिया की पॉपुलेशन जो है आपको लगता है यूथ है? इन बिटवीन 30 to 40। इन 30 बिटवीन to 30 and 40। 40%? अच्छा, हाँ। और कोई एनी अदर गेसेस? मुझे लगता है 50% है शायद। 40%, 42% शायद। 36 करोड़ से युवा है अभी इंडिया पे। टोटल पॉपुलेशन क्या है इंडिया की? लगभग 135 करोड़। 135 करोड़। करेक्ट, 135 करोड़। और उसमें से आज की डेट में इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो आप लोग सही कह रहे हो, दैट इज द यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो कि नंबर है मोर देन 65%। 65% से ज्यादा लोग जो इंडिया के हैं वो 25 साल और 40 साल के बीच में आते हैं, और ये इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसको सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इसलिए माना जाता है, आई एम सॉरी, एक बारी आप लोग ना म्यूट कर लो अपना फोन, तो डिस्टरबेंस थोड़ा कम हो जाएगा। राइट। तो इसको सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इंडिया का इसलिए माना जाता है कि नॉट जस्ट टू डिफेंड, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है ये है कि आगे आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी को सबसे ज्यादा जो बूस्ट मिलेगा वो इन लोगों से मिलेगा, इनके नए आइडिया से मिलेगा और इनके एम्बिशियस प्लान से मिलेगा। इसलिए बोला जाता है कि जब यंग इकोनॉमी होती है आपके यहाँ, आपकी कंट्री के अंदर यंग पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा होती है तो वो इकोनॉमी सबसे तेज रिकवर करती है। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, चाइना, आज की डेट में ये सबसे बड़ी पावर्स हैं। आप इनके अंदर भी अगर आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना अगर आप डेटा देखोगे तो एक टाइम पे इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा थी क्योंकि उस टाइम पे इनका यूथ बहुत ज्यादा था। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा नुकसान भी वही है और सबसे बड़ा बेनिफिट भी वही है, इंडिया की पॉपुलेशन। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। पूरा इंडिया का जो आपको जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं आज की डेट में, वॉरेन बफे, इंडिया के अंदर राधा किशन दमानी है, झुनझुनवाला है। आजकल मैं लॉकडाउन में थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा लेने लगा हूँ, क्योंकि दिख रहा है कि जॉब्स कभी भी जा सकती हैं,
इंडिया में दिख रहा है सिचुएशन कितनी खराब है, नॉट जस्ट इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। तो मैंने रिसेंटली एक सर्वे में ये पढ़ा है कि पिछले 20 साल में इंडिया की जितनी ग्रोथ हुई है वो इंडिया की ग्रोथ अगले 10 साल में होगी। और वो इसलिए होगी क्योंकि इंडिया की जो यूथ की जो पॉपुलेशन है वो एम्पावर्ड है आज की डेट में। आपके पास एक मीन्स है, आपके पास जो भी आपके आइडियाज है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे आपके गांव में इंटरेस्टेड हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। बट मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो स्पोर्ट्स है और जो फिटनेस है वो सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, और वो सिर्फ स्पोर्ट्स सिर्फ उस बंदे के लिए नहीं है जो इंडिया के लिए खेलना चाहता है या नेशनल खेलना चाहता है। फिटनेस एक ऐसी चीज है जो आपको, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप इसको नंबर्स में भी डालना कभी चाहोगे तो सर्वे आज की डेट में ये कहता है कि अगर आप ऑन अ डेली बेसिस, रादर नॉट ऑन अ डेली बेसिस, अगर आप वीक में 3 बार भी फिजिकल एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व हो, तो जब आपकी एज 45 प्लस होती है, जब आपको मैक्सिमम बीमारी होने के चांसेस होते हैं, तो आपका जो मेडिकल का जो बिल है, जो आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा, आज भी आप देख रहे हो कि मेडिकल का बिल बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, और आगे आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। तो आफ्टर 45 एंड आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज जो आपका मेडिकल बिल है वो एटलीस्ट 70% से कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? उस बंदे के कंपैरिजन में जो फिजिकली उतना एक्टिव नहीं है, हफ्ते में 3 दिन भी वो अपनी बॉडी को नहीं दे पाते। तो एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ध्यान में रखना कि आप जब अपनी बॉडी पे काम करते हो, आप जब फिटनेस पे काम करते हो, तो आप इसलिए काम नहीं करते हो क्योंकि आपको आर्मी में जाना है या फिर आपको इंडिया के लिए खेलना है। वो आप इसलिए करते हो क्योंकि आपकी बॉडी आपका सबसे बड़ा एसेट है। सब लोग एसेट समझते हैं, एसेट क्या होता है? हाँ समझते हैं। काफी इधर कॉमर्स स्टूडेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोग मुझे थोड़ा और बता देना अगर मेरे को नहीं पता होगा। तो आपका जो सबसे बड़ा एसेट है वो आपकी अपनी बॉडी है। अगर आप उसका ज्यादा ध्यान रखोगे तो वो आपका आने वाले टाइम में ज्यादा ध्यान रखेगी। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जहाँ पे एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों में कि अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपको दिन रात सिर्फ फिटनेस पे ध्यान देना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद भी एक आर्मी एस्पिरेंट था एक टाइम पे, और सच बताऊं तो आज की डेट में भी हूँ। आज की डेट में भी अगर आपको पता हो तो एक नया सर्कुलर पास हो रहा है जहाँ पे शायद आने वाले टाइम में हर एक सिटीजन को 3 साल के लिए आर्मी में सर्व करने का मौका मिलेगा। और एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी में आपको, अगर आप इंडियन आर्मी में पूरे टाइम एम्प्लॉयड नहीं भी हो, और अगर आप बाहर प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर आपका अपना बिजनेस है, तो आप साल में 3 महीने आप आर्मी को दे सकते हो, और ऐसे आप सारे रैंक्स में जा सकते हो इंडिया के फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आर्मी में जाने के लिए, अगर स्पेशली आपको अगर ऑफिसर कैटेगरी में जाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को लगता है फिटनेस है, बट वो एक मिथ है, ऐसा नहीं है। फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, वो है आपका एटीट्यूड। दैट इज कॉल्ड फिटनेस ऑफ द माइंड। आपके पास रीजन अच्छा होना चाहिए। व्हाई यू वांट टू डू समथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू वांट टू डू। इसका मतलब ये है कि आपका जो रीजन है कुछ भी चीज करने का, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो रिटेल हो, वो जो वाई है ना आपके पीछे का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। जब वो क्लियर होगा तो सब कुछ सही रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? किसी को भी कहीं पे कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज आप उसी वक्त पूछ सकते हो, ओके? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो आई जस्ट टेल यू माई स्टोरी, मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं तो खैर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था ही, तो मैंने ग्रेजुएशन किया। मेरा ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन था, जो एक 3 साल का कोर्स था, बट मैंने 4.5 साल में खत्म करा। पढ़ाई लिखाई में वेरी ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा अच्छा था नहीं, एवरेज स्टूडेंट था। बट मेरे को एक चीज हमेशा से पता थी कि मैं जब भी पास आउट होऊंगा तो मैं अपने दम पे होऊंगा। तो मैंने, मतलब फॉर्चुनेटली मेरे लाइफ में ठीक टाइम पे मेरे को गाइडेंस मिली। मेरे मामा थे जो इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड करा टाइम टू टाइम, और मैं गलत रास्तों पे नहीं गया। मैं एक टाइम पे इतनी ज्यादा चीटिंग करता था स्कूल में, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ कभी कभी मैं कैसे कर सकता था। और एक दिन मेरे मामा ने मेरे को ये समझाया कि चीटिंग करके आप कर क्या लोगे? चीटिंग करके आप पास हो जाओगे, आप नंबर भी अच्छे ले आओगे, लोगों को खुश कर लोगे, बट अपने आप को कैसे खुश करोगे?
और वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरी लाइफ का, जहाँ पे आई अंडरस्टूड कि मेरी जो रेस है वो किसी और से नहीं है। जो मेरी रेस है वो सिर्फ मेरे आप से, अपने आप से है। एंड ऑफ द डे आप ये देखो कि हमारी जो लाइफ है वो 60 साल 70 साल या जितने भी साल की हो, हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। और लाइफ में मेरा जो मोटिव है वो ये है कि कंटेंटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल को मैं चीटिंग करके पास हो भी जाऊं, लोगों को कुछ कर भी लूं, अवार्ड भी मिल जाएगा शायद, मगर क्या मैं खुद खुश हो पाऊंगा? नहीं। तो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि जो ये जो नंबर्स है ना, जो फेलियर्स हैं, जो नंबर में फेल होते हैं, वो एक्चुअली असली फेलियर नहीं है। फेलियर तो असली वो है जहाँ पे आप अपने आप से हारते हो, या फिर अपने आप मोरल्स और अपने जो एथिक्स हैं उससे हारते हो। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा क्लियर था कि मेरा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में। हाँ, मैं ये कोर्स जरूर कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट मेरी फैमिली ने मेरे को बोला और मेरे को पता है कि इंडिया में ग्रेजुएशन होना जरूरी है अगर कोई जॉब करना है। तो मैं सिर्फ वो कोर्स कर रहा था, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं 3 साल में नहीं खत्म कर पाया, 4.5 साल में मैंने करा कंप्लीट। बट मैंने एक एक पेपर क्लियर करा और खुद करा, अपने दम पे करा। और मैं स्पोर्ट्स में मैंने बहुत अच्छे, मेरे को प्राइजेस मिले, मेडल्स मिले, क्योंकि मेरे को आगे मेरा फ्यूचर बहुत क्लियर था। मेरे को पता था कि मेरे को आर्मी में जाना है, आर्मी के थ्रू मेरे को स्पोर्ट्स खेलना है और मेरे को इंडिया के लिए खेलना है। मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा क्लियर था। अब जब मैं आर्मी के इंटरव्यूज के लिए गया तो पहले तो एक CDS का एग्जाम होता है, जो रिटन एग्जाम होता है, वो मैंने पहले क्लियर किया। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वो क्लियर करा। अब आपको फिर SSB के लिए बुलाया जाता है। तो मेरा SSB हुआ। मेरा अगर आपको ना पता हो तो 5 दिन का SSB होता है। पहले दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और उसके बाद अगर आप पहले दिन अगर आप क्लियर करते हो तो आपको नेक्स्ट 4 दिन ऑब्जर्व किया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज में, जिसमें फिजिकल भी होता है, आपकी मेंटल फिटनेस के बारे में भी जाना जाता है, और फिर आपके डायरेक्ट इंटरव्यूज होते हैं जो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। तो दैट इज वेयर आई अंडरस्टूड कि मेरा मतलब हर एक चीज अच्छी जा रही थी। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था ही, तो फिटनेस में तो कोई मेरे को क्वेश्चन था ही नहीं। और मतलब मैं तो मतलब फिटनेस वाज लाइक मेरे लिए तो नॉर्मल था, चाहे वो भागना है भगा लो, पुशअप्स कराने पुशअप्स करा लो, जो करना है करा लो, क्योंकि उस वक्त तो स्पोर्ट्स में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो जब मेरा फाइनल 5th डे इंटरव्यू हुआ तो मैंने ये देखा कि मेरे टेबल के सामने ऑलमोस्ट 10 लोग बैठे थे। 10 के 10 ने अपनी इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी, वहाँ पे इंडिया के फ्लैग्स थे, और मैं सामने जस्ट स्पोर्ट्स राउंड मेरा खत्म ही हुआ था और मेरे को सीधा इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मैं वहाँ पे बैठा था और मेरे से वो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, हाँ सर। आ रहे आ रहे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, सॉरी जब मैं MBA कर रहा था, उस टाइम पे मैंने जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इंडिया में 2010 में, तो मैं वहाँ पे वॉलंटियर भी था। तो मैं उस वक्त मतलब पहली बार मैंने बड़े सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को बहुत क्लोजली देखा। टेनिस का मेरे को शौक था, तो मैं टेनिस के स्टेडियम में ही फॉर्चुनेटली मेरी को ड्यूटी मिली। तो वहाँ पे जाके मैं देखता था कैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स प्रैक्टिस करते, बहुत मजा आता था। बट जब ये मैं आर्मी के इंटरव्यू में बैठा फाइनल डे, और जब मैंने उनको देखा उनके ड्रेसेस में, देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड ऑस्टक। ऑस्टक का मतलब होता है भौचक के रह जाना, मतलब आपकी हवा टाइट हो गई, आपको बिल्कुल ऐसा लगता है मतलब अब मैं क्या करूं, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इतने आसान क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे और वो मेरे को अप्रिशिएट कर रहे थे। वो कह रहे थे प्रतीक आपका आपके पिछले 4 दिन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, वी रियली वांट यू टू मेक इट। अच्छा आप बेसिक से क्वेश्चन बताओ कि टेनिस में जो सेट ब्रेकर होता है उसके रूल्स क्या होते हैं। गाइज मैं स्टेट लेवल पे खेल चुका था टेनिस, और मैं उस दिन वो आंसर नहीं कर पाया। उन्होंने मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछा, कोई भी क्रिकेट को छोड़ के कोई भी इंडिया के टॉप के 5 एथलीट्स के नाम बता दो। मैं आंसर नहीं कर पाया। एंड डू यू नो क्यों नहीं कर पाया? जब मैं उस रूम से बाहर निकला तो मेरे मेरे फेस पे एक हल्की सी स्माइल थी। मेरे को पता था कि मैंने काम खराब कर दिया, मेरा ये ड्रीम एक तरह से मेरे हाथ से निकलता हुआ मेरे को दिख रहा था, बट फिर भी मेरे फेस पे एक स्माइल थी, क्योंकि ये जो अचीव करना था ना, SSB में अपीयर होना और 5th डे तक पहुंचना, समवेयर मेरा पहला ऑब्जेक्टिव वो बन गया था। और उसके बाद जो अगला स्टेप था ना, उसके लिए मेरा दिमाग प्रिपेयर नहीं था। तो जब मैंने देखा कि मेरे सामने 15 लोग बैठे हैं, अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स में बैठे हैं, और इंडिया के फ्लैग्स हैं, इंडियन नेवी का फ्लैग है, इंडियन एयर फोर्स का फ्लैग है, इंडियन आर्मी के सिंबल्स बने हुए हैं, आई वॉज ऑस्टक। मेरे को दिख रहा था ये मेरा ड्रीम है, ये मेरे को अचीव करना है, और मेरे मेरे अंदर से आवाज ही नहीं निकली। और इसीलिए मैं उस दिन से मैं मानता आ रहा हूँ
कि आपके फिजिकल फिटनेस से ऊपर एक चीज होती है, वो है आपकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो किसी चीज को करने के लिए ना, आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो आपको फॉलो करेगी। उसमें ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो आपको फॉलो करेगी। लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, और अगर आपका जो वाई है, द रीजन वाई यू वांट टू डू दैट, अगर वो सही नहीं है, तो शायद आप वो अचीव नहीं कर पाओगे, वो बहुत टफ होगा आपके लिए। वो वाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट डे आई रियलाइज्ड कि दैट्स वन मिस्टेक दैट आई डिड। उसके लिए मुझे एक हैवी प्राइस भी देना पड़ा। मैंने दोबारा अपीयर नहीं करा, क्योंकि मैंने अपने घर पे प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दूंगा और उसके बाद मैं एमबीए कर लूंगा। और मैंने वही किया, मैंने एमबीए किया। और आज की डेट में भी अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा, मैं दोबारा ट्राई जरूर करूंगा आर्मी के लिए। बट फिलहाल ऑनेस्टली आज की डेट में मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि एक चीज देखो, हमें ये चीज समझनी होगी कि इंडिया में जो आर्म फोर्सेस हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और उसमें जाना चाहिए। हमारे पास आज की डेट में नंबर ऑफ ऑफिसर्स की बहुत कमी भी है, एंड आई रियली होप कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हों और उस डायरेक्शन में जाएं भी। बट नेवर फॉरगेट कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ही इंडिया को प्रोटेक्ट नहीं करते। जब एक इंडियन बंदा किसी एक एमएनसी में जॉब करता है या फिर किसी भी अपना भी बिजनेस शुरू करता है इंडिया में, और इंडिया की इकोनॉमी को अगर आप हेल्प कर रहे हो, तो भी आप एक वॉरियर हो। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। तो आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। आप आर्मी में इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि मेरे को बहुत शौक है और मैं चाइनीज को, पाकिस्तानियों को मारना चाहता हूँ, ये सही रीजन नहीं है आर्मी में जाने का। या आप आर्मी में इसलिए नहीं जाओगे कि जी मेरे को तो और कुछ नहीं समझ आता, मेरा दिमाग कहीं नहीं चलता, चलो जाके बंदूक पकड़ के खड़े हो जाएंगे। ये सही रीजन नहीं है। आपको आर्मी में नहीं लिया जाएगा, स्पेशली एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ ऑफिसर नहीं लिया जाएगा। तो आपको पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना कि आप आर्मी में जाना क्यों चाहते हो। पुलिस में जाना है तो क्यों जाना चाहते हो, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है तो क्यों जाना चाहते हो, सिविल सर्विसेज क्यों करना है, इंजीनियरिंग क्यों करना है, मुझे इलेक्ट्रीशियन बनना है तो मेरे को क्यों बनना है, वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वाज हैप्पी, आई थिंक अभी विघ्नेश जब बता रहा था कि विघ्नेश ने बोला कि मैंने इलेक्ट्रिकल करा, और आज की डेट में मेरे को ये समझ आ गया था कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे आज की डेट में थोड़ा अपना फाइनेंशियल बैलेंस बनाना है, ताकि एक सर पे हाथ हो और हम एक खराब सिचुएशन में ना हो। उसके बाद मैं अपने ड्रीम्स को चाहे जैसे मर्जी परस्यू कर लूं। नाउ दैट इज अ गुड थिंग। व्हाई दैट इज अ गुड थिंग? कि एटलीस्ट आप क्लियर हो कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से क्या जरूरी है, और आप एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं लोगों से पूछता हूँ कि अगर आपका एक सर्टेन पैशन है, तो आज की डेट में वो सबसे बड़ी चीज क्या है जो आपको उस पैशन से रोकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विघ्नेश, अजीत, आप दोनों सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहे। आप दोनों ये मेरे को बता रहे थे कि आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। एक बंदा अजीत फार्मा में काम कर रहा है, विघ्नेश आप जॉकी के अंदर काम कर रहे हो। आप दोनों को ही शायद अपने काम में उतना मजा नहीं आता, आई थिंक और अजीत इसका कॉल से ड्रॉप उसका हो गया। सॉरी, आई थिंक अजीत कॉल से ड्रॉप हो गया, मे बी ही विल बी जॉइनिंग अगेन। अच्छा ओके। तो इसका प्रॉबेबली एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि शायद हमें ऑप्शंस ही नहीं पता। एंड शायद आज इस इंटरेक्शन से शायद हम ये चीजें थोड़ी क्लियर कर पाएंगे कि अगर किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसका सिर्फ एक करियर नहीं है उसके पास कि मुझे सिर्फ बैट बॉल लेके पिच पे खड़े हो जाना है, वो होगा तभी मैं स्पोर्ट्समैन कहलाऊंगा, अदरवाइज मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे करियर्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इनफैक्ट कुछ कंपनीज हैं जो इस एक एरिया पे फोकस करने लग गई है। आप इस कंपनी का नाम याद रखना, स्पोर्जो नाम है, SPORJO। मैं चैट के ऊपर लिख भी दूंगा। ये कंपनी अभी रिसेंटली बनी है। इस कंपनी के जो CEO हैं वो पहले एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी थे, स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी थे, उसके CEO थे। और इन लोगों का मेन फोकस ये है कि जितने भी लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, जो एथलीट नहीं बन पाए, उनको उन जॉब से कनेक्ट करना जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है बट एथलीट के नहीं है। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी एक स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, अब मान लो IPL हुआ, IPL में अगर आप उसकी डिटेल्स में जाओगे तो ऑलमोस्ट 1500 जॉब्स, 1500 तरह की जॉब्स क्रिएट हुई, जिसमें से एक जॉब थी प्लेयर की जॉब, कि जी मैं प्लेयर हूं, मुझे खेलना आता है, मुझे एक फ्रेंचाइजी पैसा देगी और मैं उसके लिए खेलूंगा, ये एक जॉब है। उसके अलावा कितनी सारी जॉब्स थी, मैं आपको 5 एग्जांपल देता हूँ। IPL ऑर्गेनाइजेशन,
अब स्टेडियम को बुक करना, स्टेडियम की टिकटिंग सर्विस, स्टेडियम में कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्पेक्टेटर मैनेजमेंट, वहां पे फूड एंड वाटर बेवरेजेस एंड फूड की डिलीवरी, ये सब उस इवेंट का पार्ट है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, उसके टीवी की मार्केटिंग, हर एक एथलीट का एक पर्सनल मैनेजर, ये सारी डिफरेंट जॉब्स थी उस एक इवेंट के लिए क्रिएट हुई थी। तो आज की डेट में हमें ये जरूर समझना इंपॉर्टेंट है कि जस्ट बिकॉज मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ और मैं अनफॉर्चुनेटली अगर मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया या मैं इंडिया के लिए नहीं खेल पाया तो मेरा ड्रीम वहां खत्म नहीं हो जाता। मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं, मेरे पास और भी बहुत ऑप्शंस है जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स के थ्रू आगे बढ़ सकता हूँ। फेब्रुअरी में आई गॉट मैरिड और फॉर्चुनेटली जो मेरी वाइफ है उसको भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो स्टेट के लिए हॉकी खेलती थी एंड लास्ट फ्यू इयर्स उसने हॉकी तो अपना खेला ही, जब भी उसको टाइम मिला, उसको अपॉर्चुनिटी, उसके साथ उसने मैजिक बस और एक दो और कंपनीज में काम करा जहां पे उन्होंने स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों को एजुकेशन दिया और बच्चों को थोड़ा सा लाइफ में आगे जाने का एक रास्ता दिखाया, उन लोगों को स्पेशली जिनके पास मीन्स नहीं होते थे। तो ऐसी आज की डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और आएंगी। तो आप में से कोई भी हिम्मत मत हारो कि मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता था, बस मैं एथलीट नहीं बन पाया, अब मेरा स्पोर्ट्स का करियर खत्म, ऐसा नहीं है। मैंने जब एमबीए खत्म करा तो मेरे को ये पता था कि मुझे हमारा एमबीए जो था वो था एमबीए इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमें ऑयल एंड गैस के बारे में बताया जाता था, पोर्ट्स के बारे में बताया जाता था इंडिया के, और मार्केटिंग और फाइनेंस तो ऑफ कोर्स था ही जो एक नॉर्मल एमबीए को सिखाया जाता है। बट सेकेंड ईयर के आते आते मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि मुझे जाके किसी पीएसयू में काम नहीं करना या मुझे जाके किसी आईटी कंपनी में काम नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि मेरे को वो कंपनीज खराब लगती हैं, इसलिए नहीं करना था क्योंकि मेरा जो कोर इंटरेस्ट है वो कुछ और था। तो 2012 में जब हमारा एमबीए खत्म हुआ तो दो रीजन से मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं। एक तो रीजन ये था कि मेरे उतने नंबर ही नहीं थे, तो मेरा सीजीपीए इतना लो था कि ज्यादातर कंपनी में मैं बैठ नहीं सकता था। नंबर 2 ये था मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। तो जब एग्जाम्स वगैरह भी होते थे ना, मैंने कभी भी सीजीपीए पे फोकस नहीं करा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे जितना आता था मैं लिखता था और उसके जस्ट बाद में जाके बास्केटबॉल खेलने लगता था, टेबल टेनिस खेलने लगता था। पूरे 2 साल मैंने खेलना, जितना मैं एमबीए के अंदर खेला हूँ ना शायद मैं और कहीं पे भी नहीं खेला हूँ क्योंकि मैं बहुत क्लियर था कि मुझे आगे जाके यही करना है। और जब आपके दिमाग में आप ये क्लैरिटी ले आते हो ना तो आपके रास्ते खुलने लगते हैं। तो जब एमबीए के बाद लास्ट सेमेस्टर में हमारी कैंपस की प्लेसमेंट की बातें शुरू हुई तो मैंने अपनी इंटर्नशिप भी करी थी जीएमआर स्पोर्ट्स में, जो दिल्ली डेयरडेविल जो टीम थी आईपीएल की उनको मैनेज करती थी। तो उसमें एक अच्छा प्रोजेक्ट मेरे को मिल गया, उस पर मैंने काम करा, फ्री में काम करा, पैसे तो मिलते नहीं थे। और एमबीए खत्म होते होते मैंने क्या करा कि मैं लिंक्डइन पे गया और लिंक्डइन पे मैंने ऊपर सर्च बार में स्पोर्ट्स टाइप करा और जितनी भी स्पोर्ट्स की कंपनीज थी मैं सब जगह पे रिप्लाई करता था, इररिस्पेक्टिव कि काम क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता था काम क्या, क्योंकि यार स्किल्स ही नहीं थे, हमें कुछ आता ही नहीं था, हमें तो सिर्फ टैग मिल गया था एमबीए का। ऑनेस्टली स्पीकिंग संबित जैसे लोग, फॉर एग्जांपल संबित तो इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ साल शायद उसने काम करा था फिर एमबीए कर रहा था, तो उनको फिर भी थोड़ी शायद क्लैरिटी थी या उनके पास एक स्किल सेट था। मेरे जैसा बंदा बीसीए कर रहा था, वो भी 4.5 साल में खत्म करी डिग्री, उसके बाद एमबीए कर रहा, कुछ नहीं पता था क्या करना है, बस ये पता था स्पोर्ट्स में घुसना है। तो मैं जाता था, स्पोर्ट्स की जितनी भी कंपनीज आती थी, जो भी रोल्स आते थे, सब में अप्लाई करता रहता था। अब उसमें से फॉर्चुनेटली एक कंपनी निकली डिकैथलॉन। डिकैथलॉन एक फ्रेंच कंपनी है और इंडिया में आज की डेट में बहुत अच्छा कर रही है। और उस वक्त इंडिया में एंट्री हुई थी, उनके सिर्फ 2 स्टोर थे और तीसरा स्टोर खुल रहा था बैंगलोर में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगा कि मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी भी नहीं इंटरनेट पे, बट मुझे अच्छा लगा। घर पे मेरे फिर से थोड़ी बहस हुई कि एमबीए में लाखों रुपए लगा दिया और फिर ऐसी जॉब करने जा रहे हो जिसके बारे में कुछ नहीं पता, कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। बट मुझे ये पता था कि यार लाइफ फाइनली मेरी है और जितने भी रिस्क लेने हैं वो मैं ही लूंगा। और डरना, मतलब ये एक चीज बहुत क्लियर थी कि मेरे को डरना नहीं था। फॉर्चुनेटली मेरे अगेन मेरे मेंटर्स, मामा पापा या जितने भी लोग हैं, उन्होंने मतलब कुछ चीजें मेरे को सिखाई थी लाइफ में जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि डर से कुछ नहीं होगा, आपको जो भी करना है आप करो, अगर आपको लगता है आप ठीक कर रहे हो आप करो, फेलियर से तो बिल्कुल मत डरो। इनफैक्ट दिस इज व्हाट आई फॉलो एज वेल कि टू फेल इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस। दिस इज व्हाट आई फॉलो। मैं लाइफ में इतनी ज्यादा बार फेल हुआ हूँ कि मुझे
फेलियर से ना तो डर लगता है, और फेलियर से इनफैक्ट मैं जितना ज्यादा सीख के निकलता हूँ ना, उसके बाद की जो मेरी सक्सेस होती है वो एक अलग लेवल की सक्सेस होती है, एंड आई एंजॉय दैट ऑनेस्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको फेल होना चाहिए, भगवान ना करे लोग फेल हों, बट फेलियर से डरना जरूर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये चीज मैं क्लियर हूँ। तो मैं बैंगलोर गया इंटरव्यू देने, और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा। डिकैथलॉन में इंटरव्यू इनफैक्ट ऐसे होता है कि आपको स्पोर्ट्स खिलाया जाता है, और आपकी स्पोर्ट्स फील्ड पे ही आपके इंटरव्यूज होते हैं, और वहां पे लोग सिलेक्ट करते हैं। अगर उनको आपका प्रोफाइल पसंद आता है तो आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे एमबीए के बाद। एमबीए में और ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख रुपए लग गए थे, और मेरी सैलरी डिकैथलॉन में पहली सैलरी 18,000 रुपए थी। बट मुझे 1 मिनट के लिए भी ये डाउट नहीं हुआ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये बहुत क्लियर था कि मेरी जो डायरेक्शन है वो सही है। शायद आज की डेट में मैं बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं होऊंगा, मेरे को उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने शायद मेरे को मिलने चाहिए, या जितनी मेहनत करी है, या मेरे पेरेंट्स का जो मैंने पैसा लगाया वो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे को ये पता था कि मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। और एक बारी मैं डिकैथलॉन में घुसा, उसके बाद तो जी अपनी मेहनत है, उसके बाद अपनी मेहनत है। वहां पे मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली स्पोर्ट्स में, खेलने के लिए भी मिली और लोगों को खिलाने के लिए भी मिली। हमने बहुत सारे इवेंट्स करवाए, स्टोर्स खोले, धीरे धीरे डिकैथलॉन की ग्रोथ हुई। जब मैंने ज्वाइन किया तो तीसरा स्टोर मैंने खोला था, और आज की डेट में 75 स्टोर्स हैं इंडिया में। तो दैट वाज अमेजिंग ग्रोथ इन द लास्ट 10 ईयर्स, और आने वाले टाइम में ऑफकोर्स और ज्यादा होगी। तो मेरा आपको बताने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स का मतलब आपका सिर्फ ये नहीं है कि मैं एथलीट हूं और मैं सिर्फ खेल के ही कर सकता हूं। आप स्पोर्ट्स के इवेंट्स में पार्ट ले सकते हो, आप स्पोर्ट्स के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स रिटेलिंग कर सकते हो। जो मैंने किया वो था स्पोर्ट्स रिटेलिंग। तो 7 साल मैंने डिकैथलॉन में अलग अलग जॉब्स करी। पहले मैंने स्टोर में जॉब करा। शुरुआत में हम सिर्फ कपड़े फोल्ड करते थे और रैकेट्स बेचते थे और शूज बेचते थे और क्रिकेट के बैट्स बेचते थे। धीरे धीरे मेरी प्रोग्रेस हुई और मेरे को पूरा स्टोर मैनेज करने को मिला, जहाँ पे मैंने 70-80 लोगों को मैनेज करा और ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए का बिजनेस देखा। फिर मैं ई कॉमर्स में गया, फिर मैं लॉजिस्टिक्स में गया, और आज की डेट में मैं एक दूसरी कंपनी में हूँ। कंपनी का नाम है SSIPL, और मैं नाइकी का बिजनेस मैनेज करता हूँ मुंबई के अंदर। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि एंड ऑफ द डे आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपके स्किल्स के मिलते हैं, आपके कम्युनिकेशन के मिलते हैं, और आपके पैशन के मिलते हैं। ये चीजें आपको आगे लेके जाती हैं। तो किसी भी मोमेंट पे आपको अगर लगे कि आपको कुछ और करना चाहिए और आप कुछ और कर रहे हो, बॉस दैट इज द टाइम टू चेंज। दैट इज द टाइम टू चेंज। आप लोग देखो कि कैसे चेंज करना है और कैसे आप उस ऑनेस्टली आप अगर आप टोटल नंबर ऑफ इयर्स आप देखो, आप ओवरऑल शायद आपकी जो वर्किंग लाइफ है वो रेंज करेगी बिटवीन 30 to 40 ईयर्स। 30 to 40 ईयर्स में अगर आपने 10 से 15 साल वो काम करा जिसमें आपको मजा ही नहीं आया, तो वो चीज तो खराब है ना। आपको फाइनली वो चीज करनी चाहिए जिससे एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जी आज मैं अपनी जॉब छोड़ूं और कल जाके मैं बस अपने गांव में जाके बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाने लग जाऊं क्योंकि उससे मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है। नहीं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक प्लान है कि जी मेरा पहला फोकस है कि मेरे को अपनी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट करनी है, दूसरा मुझे प्रेफरेबली अगर स्पोर्ट्स के अंदर करियर मिलता है तो वो मैं प्रेफर करता हूँ, और फाइनली 10 साल में मैं इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर लूंगा कि मैं वापस जाके अपने गांव में बच्चों को फिटनेस के बारे में बता पाऊंगा, उनको मैं आर्मी की तरफ लेके जा पाऊंगा और उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जा पाऊंगा। दैट इज अ गुड प्लान, दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के चलोगे तो आज से 10 साल बाद 15 साल बाद भी आप ये कहोगे यार तब भी मैं यहाँ पे था, इसी पोजीशन में खड़ा था, तब भी मैं खुश नहीं था और आज भी मैं खुश नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं बात? हाँ हाँ। हाँ सर। तो दैट इज इट। आई थिंक सी आई एम हैप्पी कि मतलब यहाँ पे लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। बट अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरनेट पे भी जाके देखोगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और आप में से कुछ लोग स्पेशली मैं आपको एनकरेज करूंगा कि डिकैथलॉन जैसी कंपनी है जहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोडक्शन में है और लॉजिस्टिक्स में है, कंस्ट्रक्शन में है, रिटेलिंग में है। आप लोग अप्लाई करो, बहुत अच्छी कंपनी है, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा।
और कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ, और कोई अगर आपको लगता है कोई फीडबैक है तो बताओ। आई एम रेडी टू टॉक। मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूँ? नहीं नहीं, ठीक चल रहा है। ओके ओके। तो अभी तक हमने बात करी कि स्पोर्ट्स के अंदर जब हम करियर की बात करते हैं तो सिर्फ एक करियर नहीं है, वो एथलीट का करियर नहीं है। एथलीट का करियर प्रोबेबली सबसे ज्यादा डिमांड में होता है। मतलब जितने भी लोग होते हैं, हर किसी से पूछो उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो कहेगा हाँ जी मेरे को खेलना है, मेरे को खेलने का इंटरेस्ट है। बट उसको ये समझ नहीं आता कि खेलने के अलावा भी बहुत सारे करियर्स हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, और आपको उन करियर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो दैट वाज माय अल्टीमेट मैसेज। तो मैंने आपको एक कंपनी का नाम बताया, स्पोर्जो, SPORJO, डिकैथलॉन है। ऐसी बड़ी सारी कंपनीज हैं जो लोगों को कनेक्ट करती हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, और ऐसी बहुत सारी आज के डेट में इनफैक्ट NGOs भी हैं जो स्पोर्ट्स के थ्रू डेवलपमेंट में काम करते हैं, डेवलपमेंट के सेक्टर में काम करते हैं। संबित, समझ आ रहा है? मतलब मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ? नहीं, मुझे तो समझ में आया। मैं भी, बच्चे बता सकते हैं कि उनको क्या लग रहा है। हाँ जी बाबू, गाइस, एंड प्लीज मतलब आप लोग सीधा कुछ भी, अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, कभी भी पूछो। इसी में मतलब ये वाला जो हम जो एक इवेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहे हैं, अगर इसको हमें सक्सेसफुल बनाना है तो हम तभी बना पाएंगे जहाँ पे आप खुल के बात कर पाओगे। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती, किसी भी चीज के बारे में और पूछना है, या कोई भी क्वेश्चन आता है, जेनरिक क्वेश्चन भी आता है ना, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। दिस इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, तो खुल मुझे के बात। क्वेश्चन करना है। हाँ जी। ये जो स्ट्रैटेजी बना के रखना है, वो जो मेंटेन करना है, वो कैसे, उसका बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? चलो मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ। आप मेरे को गोल बताओ, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका क्या प्लान क्या है? मेरा अभी फिलहाल वही प्लान है कि मैं यहाँ पे जॉब छोड़ के गाँव जाऊंगा। वहाँ पे मैं एक फार्म करूंगा, कैटल डायरी फार्म। तो और वहाँ पे मेरा वो तो पूरा एक मिनट विघ्नेश, एक मिनट। आप कब से हो बैंगलोर में? 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। आप क्यों आए थे बैंगलोर? और तो मेरा एजुकेशन खत्म हुआ था, तब कैंपस सिलेक्शन हो गया था, तो जॉब हो गया, मैं आ गया। ठीक है, आप जॉब करने आए थे। आपने जॉब क्यों करी? आप क्यों करना चाहते थे जॉब? पहले तो मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, उसमें तो नहीं हुआ। तो मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसका ऊपर जॉब मिल रहा है, तो मैं इसीलिए जॉब में ही आ गया। नहीं, वो मैं समझ गया कि आप जॉब करने के लिए आ गए। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने स्टडीज करा और आपने जॉब भी करा, अपनी स्टडी से रिलेटेड जॉब करा। अब आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? 5 ईयर हो गया। 5 इयर्स। 5 इयर्स में क्या आपका ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से पूरा हुआ? आप 5 साल में क्या करना चाहते थे? जो आप आज की डेट में आप चेंज करना चाहते हो, वो आप क्यों करना चाहते हो? मैं ये समझना चाहता हूँ। ये क्या, मैं चेंज इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक तो काम में मजा नहीं आ रहा है। वो बस जॉब चल रहा है, इसीलिए ऑफिस जाना है, काम करना है बस। फर्स्ट थिंग, काम में मजा नहीं आ रहा है। मेरा काम दूसरा टाइप का कुछ, जैसे स्पोर्ट्स हुआ या मेरा कुछ अपना फार्मिंग का हुआ, तो उसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे तो काम में एक बार फर्स्ट थिंग काम में मजा नहीं आ रहा है, और दूसरा गांव में जाके रह के कुछ करना है, ये वो भी थोड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है, वेरी क्लियर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को बस ट्रू और फॉल्स बता देना। क्या आप आज की डेट में जॉब पैसों के लिए करते हो? ट्रू या फॉल्स? देखा जाए तो ऐसे ट्रू है, लेकिन हैप्पीनेस भी चाहिए उसमें। करेक्ट। नहीं, पैसों से तो नहीं होगा। चलो मैं आपको यही वाला क्वेश्चन एक दूसरी तरह से पूछता हूँ। मैं आपको अगर 1 करोड़ रुपया दे दूं आज, क्या आप कल जॉब करने जाओगे? जो आप जॉब आज की डेट में करते हो, क्या आप वो करने जाओगे? नहीं, मुझे तो ये काम में इंटरेस्ट नहीं है। करेक्ट। तो मतलब आंसर बहुत क्लियर है कि आज की डेट में जब आप जॉब करते हो तो आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको पैसा कमाना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि
पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो मैं आप लोगों को पहले ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी अपना नेक्स्ट प्लान करते हो, अगर आपको गांव जाके फार्मिंग करना है, उसमें इंटरेस्ट है, पैशनेटली करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ जाओ कि आज की डेट में आपका चांसेस ऑफ फेलियर वहां पे क्या है, और आपका व्हाट इज इट एट स्टेक पे क्या लगा के जा रहे हो। मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो, आप वहां पे गए और 2 साल आपने दिए अपने बिजनेस को, और आपको समझ आया कि मे बी यहाँ पे भी उतना मजा नहीं आ रहा, सक्सेस नहीं मिल रही, अब मैं कुछ और करता हूँ। क्योंकि आज की डेट में देखो, प्रोबेबली आपकी एज कितनी है अभी? 25। आज की डेट में ऑनेस्टली आप बहुत यंग हो, आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और अपॉर्चुनिटी टू फेल भी बहुत ज्यादा है। बट अब आप जब 30 के हो जाओगे और 35 के हो जाओगे, तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स जो आप फेल हो सकते हो वो थोड़े कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फेलियर से डरना चाहिए, वो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। फेल बंदा 50 साल में भी हो सकता है, 60 ईयर्स में भी हो सकता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये आपकी लाइफ है, और आप 50 बार भी फेल होगे तो किसी पे उधार नहीं लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है फेल होने से। बट द पॉइंट इज कि अगर आप प्लान बना के चलोगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होगे। तो अगर आपको लगता है कि आज की डेट में अगर आप जॉब से खुश नहीं हो तो आप बदल दो, नो प्रॉब्लम। बट ये चीज ध्यान में रख के बदलो कि व्हाट इफ अगर आपका प्लान भी काम नहीं करता तो आप क्या करोगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप बात समझ रहे हो? हेलो, कनेक्शन लूज हो गया क्या? नहीं हाँ, अभी दिखा सुनाई तो दे रहा है। नहीं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वो नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, विघ्नेश, मैं आपको यही कह रहा था कि आपको आज की डेट में अगर अपनी जॉब में मजा नहीं आ रहा और आप कुछ और करना चाहते हो, वो आप चेंज जरूर कर सकते हो, मगर आपका जो प्लान बी है वो जरूर आपका रेडी होना चाहिए कि व्हाट इफ मेरा जो प्लान ए है अगर वो काम नहीं करता तो मेरा प्लान बी क्या है। तो जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, इमेजिन करो आपको एक जॉब मिल गई जहाँ पे आप स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स के बीच में हो, और आप ऑन अ डेली बेसिस उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हो, स्पोर्ट्स के लोगों से मिलते हो, और आपको पैसा भी शायद आज के रेट में जितना मिल रहा है या तो उतना ही मिल रहा है या उसके आसपास ही मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा खुश होगे, करेक्ट? हाँ। तो ऐसी जॉब्स अगर मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो पहले। तो पहला मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप बैंगलोर में बैठे हो आज की डेट में जहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं, आप पहले इस डायरेक्शन में भी ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जॉब करना ही नहीं है, मेरे को अपना कुछ बिजनेस करना है, मेरे को फार्मिंग में जाना है, तब आप जाके आप गांव में जाके वो कभी भी शुरू कर सकते हो। तो मैं आपको डिकैथलॉन का एग्जांपल दे रहा था। मैं बार बार डिकैथलॉन का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं उस कंपनी में 7 साल रहा हूँ और मुझे काफी कुछ पता है, एंड बहुत अच्छी कंपनी है काम करने के लिए। इनफैक्ट मैंने उस कंपनी को छोड़ा इसलिए था क्योंकि मेरे को अब वहाँ पे अपने सीखने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही थी। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था और मुझे थोड़ा और तेज भागना था, तो मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी। बट अदरवाइज डिकैथलॉन के अंदर लॉजिस्टिक्स टीम है जहाँ पे आप वेयर हाउस में काम करते हो, और यू आर अगेन वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। जो जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं वो सब स्पोर्ट्स में हैं, बहुत खेलते भी हैं अपने ब्रेक्स में, अपनी ऑफ टाइम्स में, और जो काम भी करते हैं वो भी सारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड करते हैं। तो आई थिंक वो आप काम एंजॉय बहुत करोगे। तो दैट इज व्हाट आई मेंट जब मैं आपको कह रहा था कि आपके पास स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। अब आप 25 इयर्स ओल्ड हो, आपके पास सर्टेन बैंक बैलेंस शायद होगा, और अगर नहीं है तो उसके लिए आप काम करना शुरू करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे विघ्नेश, तो आप अपने डिसीजंस पे मतलब पूरी तरह से नहीं जा पाओगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो मैं आप सबको ये बहुत एनकरेज करूंगा कि आप कोई भी करियर चॉइस चूज करो, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग
आपको समझ आना चाहिए कि आप अपने पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करो कि वो पैसा आपका ग्रो करे और पैसा आपके लिए खुद काम करना शुरू करे। तो अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, कुछ लोग पीपीएफ खोलते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ में आपको जितनी जल्दी समझ आएंगी आप उतना ज्यादा जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे और शायद आज से 15 साल बाद आपको वो काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा जिसमें आपको मजा नहीं आता। आज की डेट में देखो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास उतने मीन्स होते, अगर हमारे, मैंने आपको बताया ना एक एग्जांपल दिया, आपको अगर मैं 1 करोड़ रुपया दे दूं आज की डेट में तो आप कल से ये काम नहीं करोगे। और ये इसमें आप अकेले नहीं हो, 95% लोगों की यही कहानी है। 95% लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा गलत है, क्योंकि वो सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब अपनी फैमिलीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज को कुछ फैसिलिटीज देना चाहते हैं, उनके आगे एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर वो लोग स्ट्रैटेजी नहीं बनाते कि आज से 5 साल बाद हम क्या कर सकते हैं, 10 साल बाद क्या, 15 साल बाद क्या, और वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि हम पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करें कि पैसा एक दिन खुद आपके लिए काम करे। एम आई राइट? हाँ हाँ यार मैं अगर बिल्कुल भी अगर तेज जा रहा हूँ या अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई एम अगेन रिपीटिंग, आप प्लीज उसी वक्त पूछना, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। नहीं नहीं ठीक है, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ପିଲାମାନେ ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି? तो आपका जो क्वेश्चन रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, क्या अब आप समझे जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रैटेजी आपके पास जरूर होनी चाहिए। देखो काम कोई भी गलत नहीं होता, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आज की डेट में हो सकता है विघ्नेश, आज की डेट में हो सकता है कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे को पसंद नहीं है, मगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसा काम करूँ कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद मैं इस सिचुएशन में ना हूँ। ये मेरे हाथ में। हाँ आज की डेट में शायद मैं इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास पैसा होना चाहिए, फैमिली की एक सर्टेन सिचुएशन है, किसी की शादी होनी है, किसी को घर खरीदना है, किसी के ऊपर लोन है। मगर उस डायरेक्शन में जरूर जाना चाहिए कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं इस सिचुएशन में ना हूं। वो हमारे हाथ में है। छोटे छोटे स्टेप्स लो लेकिन इसी डायरेक्शन में लो और अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओ, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, और किसी अब बताओ अगर और कोई बाबू? क्वेश्चन है। बाबू हाँ, मैं और कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा है कि आप जो एग्जांपल दिए, जो स्पॉन्सरशिप है, हाँ जो जी। जिंक वाला आपका वो टेरी यूनिवर्सिटी का, हाँ हाँ, और थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस हो या कुछ आइडिया हो, ऐसा कुछ बताए तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के जो आप थैंक यू सौम्या। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जब हम फर्स्ट ईयर में थे और हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मेरे को आज तक याद है कि जब हम फर्स्ट टाइम ये इवेंट कर रहे थे तो हम ना कॉलेज के बाहर रोड पे एक सर्कल था जहाँ से गाड़ियां घूमती थी, हम वहां पे लकड़ी के फट्टे लगा के क्रिकेट खेला करते थे अपनी, कभी कभी क्लासेस के बाद और कभी कभी 1-2 बार क्लासेस बंक करके भी। तो वहां पे हम 8-10 लड़के होते थे, सब लोग आते थे, हाँ जी खेलना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये थी कोई कुछ करता नहीं था उसके लिए। और मुझे उससे दिक्कत होती थी कि हर कोई बोलता था हाँ स्पोर्ट्स होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए, बट बोला खेले चले गए, ये एक साइकिल था। मुझे साइकिल को ब्रेक करना था। तो मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बोला ना, हमने एग्जैक्टली यही चीज करी थी। हमारे पास कुछ भी नहीं था, 0 रुपया था, और हमें लेकिन सिर्फ ये पता था हमें इंटरेस्ट है और हमें स्पोर्ट्स का इवेंट कराना है। उसके जस्ट बाद हमने स्ट्रैटेजी बनाई, हमने डिवीजन ऑफ वर्क करा और हम लग गए। तो मेरी मम्मी एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती हैं दिल्ली में। तो वहां पे कुछ पेरेंट्स आते थे, तो मैं तो मतलब जिससे भी उस वक्त बात करता था, हर एक बंदा, चाहे वो मेरा रिलेटिव हो, मेरा दोस्त हो, मैं सबको बोलता था मैं स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा हूँ, कोई हो तो बताना। क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि आपकी जो अगली अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ से आएगी, आपको नहीं पता होता। तो ऐसे ही मेरी मम्मी किसी बच्चे का एडमिशन कर रही थी, तो उसके पेरेंट से बात हो रही थी, बच्चों के बारे में होगी, तो मेरी मम्मी ने बात करी कि मेरा बेटा तो ये कर रहा है आजकल, तो वो स्पॉन्सरशिप वगैरह ढूंढ रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक वाइटल ऑयल है मानसरोवर गार्डन में, आप उनसे मिल लो, वो शायद करते हैं ऐसा कुछ।
तो मुझे वहां जैसे ही कांटेक्ट मिला, मैं तो अगले दिन पहुंच गया उनके ऑफिस। मैं ऑफिस पहुंचा, बाहर मैं बैठा हुआ था रिसेप्शन पे, और वहां पे गार्ड बैठा हुआ है बंदूक लेके। मैंने कहा पता नहीं आज तो क्या होगा, आज तो मैं फंस गया लग रहा है। 10-20 हजार रुपए के लिए मैं यहाँ पे आ गया कान खतरे में डाल के, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट्री एरिया था और मैं पहली बार ऐसे एरिया में। तो मैं जैसे ही अंदर गया, वहाँ पे कंपनी के सीईओ बैठे थे, और मैं अंदर गया, मैंने सर से बात करी। तो टोटल जो डिस्कशन था, वो टोटल डिस्कशन शायद 7 या 8 मिनट का था। तो मैं गया, उन्होंने बहुत प्यार से बोला बैठो बेटा, बताओ पानी वानी लोगे? मैंने कहा नहीं नहीं सर, बस किसी से सुना था कि आप स्पॉन्सरशिप में हेल्प कर सकते हो। तो वो कहते कि हाँ जी बताओ बताओ क्या दिक्कत है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे हम एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऑल्दो ज्यादा लोगों को पता नहीं है और छोटी सी यूनिवर्सिटी है, और हम उसमें स्पोर्ट्स शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने इतना ही बताया, और उन्होंने मेरे से थोड़ा और पूछा मेरे बारे में, कोर्स के बारे में, और उन्होंने कहा अच्छा कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने जैसे ये पूछा कि कितना पैसा चाहिए, मेरे पास तो कोई आंसर ही नहीं था, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमसे कोई ये पूछेगा। मेरे को तो हमेशा ये लगता था जी हम बोलेंगे कि हमें पैसा चाहिए और कंपनी दे देगी कि जी हम तो ये दे सकते हैं। ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने हमसे ये पूछा कि कितना पैसा चाहिए। तो मेरे दिमाग में तो कुछ आया ही नहीं, तो मैंने बोल दिया सर 10-20 हजार रुपए भी अगर हो जाते तो बहुत होता। तो उन्होंने चेकबुक निकाली और मेरे को 20 हजार रुपए दे दिए, 20 हजार का चेक दे दिया। मेरे को तो समझ नहीं आया, मतलब मेरी इतनी बड़ी जिंदगी की सक्सेस थी वो, तो मुझे तो समझ नहीं आया। तो जाते जाते मैंने ना सर से पूछा, मैंने कहा सर छोटी सी यूनिवर्सिटी है, 500 लोग हैं, आपका एक ऑयल का पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं, इस ब्रांड का नाम वाइटल ऑयल, VITAL। तो मैंने इधर उधर थोड़े बहुत बॉटल देखे थे उसके, शॉपकीपर्स के पास रखे होते थे वाइटल के। तो मैंने उनसे बोला कि आपको क्या फर्क पड़ेगा, हमें हेल्प करके आपको क्या माइलेज मिलेगी? तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा आपके ही एज का मेरा भी एक बेटा है जो जर्मनी में पढ़ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो इस चीज के लिए और 20 हजार के लिए, और मैं आपको सिर्फ इसलिए पैसा दे रहा हूँ क्योंकि शायद मेरा भी बेटा ऐसा ही कुछ कर रहा होगा और उसको भी शायद हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो शायद कोई उसकी किसी दिन हेल्प करेगा। एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि यही वो चीजें हैं जब इंसान कभी कभी सेल्फलेसली करता है। आपको मतलब उन्होंने हमें बैनर्स दिए, हमने वाइटल ऑयल के, जब हमारा इवेंट चल रहा था तो वाइटल ऑयल लगा दिया। बट क्या आपको लगता है कि हमारे यूनिवर्सिटी को पैसा देने से, 20 हजार रुपए देने से हमारे क्लब को, या वो हमने बैनर उनके यूनिवर्सिटी में लगा दिए, इससे वाइटल ऑयल का टर्नओवर बढ़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपए का भी अंतर नहीं पड़ा होगा। मगर फिर भी उन्होंने हेल्प करी, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फलेस हेल्प। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज हम सबको सीखनी चाहिए कि हमें सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी उससे भी ऊपर उठ के देखना चाहिए कि मेरी हेल्प नहीं, कोई बात नहीं, किसी और की हेल्प हो रही है, कर दो, नो प्रॉब्लम। तो ये तो एक डेफिनेट स्टोरी है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, और मैंने सोचा है कि कभी मेरा आज की डेट में भी मेरा उन सर के साथ ज्यादा वो तो नहीं है, मतलब ज्यादा इंटरेक्शन तो नहीं है, बट मैं उनसे कभी दोबारा मिलना चाहूंगा। इनफैक्ट सेकंड ईयर में जब हमने क्लब में दोबारा स्पोर्ट्स का इवेंट करा, तो हमारे पास फॉर्चुनेटली बड़े नाम आ गए थे, जिंगा आ गया था, प्लैनेट स्पोर्ट्स ने हमें थोड़े पैसे दिए थे, और एक ब्रांड और था। तब वाइटल से हमने पैसे नहीं लिए थे, लेकिन मैंने उनको इनवाइट करा था कि सर पिछले साल हमें आपकी जरूरत थी, आपने हमारी हेल्प करी थी बिना किसी मतलब के, आज मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए, आप सिर्फ आके चीफ गेस्ट बन जाओ। तो अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पाए, बट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर शायद उन्होंने उस वक्त हेल्प नहीं करी हुई थी तो टेरी स्पोर्ट्स क्लब शायद ना होता। बहुत अच्छा। नहीं, मैं एक्चुअली मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि वो उनका तो क्या वो अंदर से जुड़े हुए थे, उनके बेटे बाहर थे, इसीलिए वो सेल्फलेस के साथ आपको मदद कर दी। मगर कोई प्रोफेशनली जैसे जिंग का एग्जांपल दिए, हाँ, वहाँ पे कैसे डिस्कशन होता है? जे आपसे क्या मिलेगा हमें, हम आपको क्या दे सकते हैं, कंपनी को क्या दे सकते हैं, कंपनी हमारे से क्या ले सकते हैं, ऐसे कैसे डिस्कशन होता है, हमें कैसे कन्विंस करना है? सौम्य जितना भी डिस्कशन होता है ना वो हमेशा वैल्यू बेस्ड होता है। आपको जब आप किसी भी कंपनी को अप्रोच कर रहे हो, और ये सिर्फ कंपनी की बात नहीं है, आप मान लो कस्टमर हो, आप मेरी शॉप पे आ रहे हो, और मैं बैडमिंटन के रैकेट बेचता हूँ, ठीक है, आप मेरी शॉप पे आए,
अब अगर जो आपका और मेरा डिस्कशन है वो पूरा और पूरा वैल्यू बेस्ड होना चाहिए कि अगर मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूंगा ना तभी आप मेरा प्रोडक्ट लोगे, और आप मेरे से तभी लोगे जब मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, और मैं आपको तभी बेचूंगा जब आप मेरे फाइनेंस के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने बैडमिंटन रैकेट बनाया, मान लो मैंने घर पे एक बैडमिंटन रैकेट बनाया जो 100 रुपए का बना, और कल को जाके कस्टमर आया, उसने मेरे से बैडमिंटन रैकेट खरीद लिया 100 रुपए पे, तो क्या उसने मेरी कोई वैल्यू ऐड करी? शायद नहीं। बट अब अगर वही रैकेट मैंने 110 रुपए का बेचा तो मेरे पास 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, ये मेरी वैल्यू एडिशन हो गई। और उसने मेरे से 110 रुपए का खरीदा और अब वो जाके बैडमिंटन खेल रहा है, ये उसकी वैल्यू एडिशन हो गई। तो वैल्यू एडिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कंपनी को अप्रोच करते हो, तो जिंगा को जैसे हमने अप्रोच करा, तो मैंने उनको यही बोला कि आपकी एक नई ड्रिंक लॉन्च हो रही है और मार्केट में शायद आपको ज्यादा लोग जानते नहीं, और हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हम देखते थे कि हर रोज लंच के बाद इधर उधर जिंगा के इतने सारे पैकेट्स पड़े होते थे, तो मतलब बहुत पॉपुलर ड्रिंक होती जा रही थी वो। तो मैंने उनको यही बोला कि आज की डेट में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, हम आपकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया शुरू ही हो रहा था उस वक्त बहुत ज्यादा, और मैंने उनको प्रपोज करा कि हम आपको जितनी भी पब्लिसिटी हो सकती है हम वो देंगे। उनको वो चीज अच्छी लगी और उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक काम करो, आप एक पोस्ट डालो फेसबुक पे और उस पर जितने भी लाइक आएंगे उसके हिसाब से हम आपको 5 रुपए दे देंगे। मैंने कहा सर 5 रुपए नहीं, आप मेरे को 7.5 रुपए दे देना, 7.5 के हिसाब से हम लाइक्स लाते हैं। एंड शायद संबित को भी याद होगा, 2 दिन के अंदर उस पोस्ट के ऊपर 2,500 लाइक्स आ गए थे। 2,500 लाइक्स, 7.5 रुपए के हिसाब से हमें 18-19 हजार रुपए मिल गए, एंड दैट्स इट। एंड दैट वाज क्रेजी। उसको वायरल कर हमने, अब क्या हमने उसके लिए मेहनत नहीं करी? बिल्कुल करी। 2,500 लाइक्स आज की डेट में तो चलो बहुत आसान है, 2,500 कुछ भी नहीं होता, बट बिलीव मी 2012 में 2,500 लाइक्स 2 दिन के अंदर लाना, वो भी ऑर्गेनिकली, वाज नॉट इजी। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि उस वक्त भी हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे जो ये कहते थे हम फेक आईडीज बनाते हैं और लाइक करते रहते हैं, मगर हमने ये मना कर दिया क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसमें हम लोग एथिक्स के बारे में हमें बहुत बताया जाता था। उसने यही बोला कि अगर हम लोग भी जाके वही काम कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, फेक लाइक्स ला रहे हैं, तो फिर हमारे और बाकी में डिफरेंस क्या रहा? तो हमने एक्चुअली मेहनत करी, हमने 500 लोगों को कॉलेज के रिक्वेस्ट करा कि हर एक बंदा 5-5 लाइक्स लाएगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उस रात को मैं हर मतलब पूरी रात में फेसबुक पे लगा रहता था, लोगों से रिक्वेस्ट करता था, और ये सारे लोग कर रहे थे, सिर्फ मैं नहीं। हमारी क्लास के काफी सारे टीममेट्स ने हमारी हेल्प करी। कनाडा, टोरंटो, बैंकॉक, यूएसए, वहां पे बैठे लोगों ने भी लाइक करे थे, और ये इसलिए था क्योंकि हमने उस पोस्ट को वायरल करा एक दूसरे की हेल्प करके। तो इसलिए मैं कहता हूँ वो जो विक्ट्री थी ना टेली स्पोर्ट्स क्लब की, वो पूरी यूनिवर्सिटी की विक्ट्री थी, एंड इसलिए वो सस्टेन करता है आज तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? और भी अगर कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप पूछो, आई एम राइट हियर। संबित, इज इट एडिंग एनी वैल्यू? ये तो बच्चे ही बताएंगे, मैं तो खुश हूँ। हाँ यार, मतलब बाकी लोग बताओ, मतलब क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? क्या किसी भी तरह की आपको हेल्प हो रही है, या आपको लगता है मैं किसी और तरह से कुछ और समझाऊं? आप प्लीज कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ नहीं भी। नहीं, एक्चुअली मेरा व्हाई भी आज क्लियर हो गया। अच्छा, वाई क्लियर हो गया। दैट्स वेरी गुड यार, वाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर वाई हाँ क्लियर होता है तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। बाद में मार्केटिंग और फाइनेंस ज्वाइन किया, और मेरे को इसी मेरा जो अभी व्हाई क्लियर हुआ है कि देखो कैसे भी करके स्पोर्ट्स से जुड़ा काम करना चाहिए। फिर भी अभी कोई शायद ट्रैफिक में है। शायद ट्रैफिक में है। हेलो, मैं गाड़ी जा रहा था। हाँ हाँ। एक्चुअली आज यहाँ अच्छा, पे कोई नहीं, बताओ। वेदर बहुत हाँ। खराब है, हम ज्यादातर लोग बालकनी में ही है, अच्छा, इसीलिए थोड़ा आवाज आ रहा है गाड़ियों का। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बताओ आप कुछ कह रहे थे, बताओ। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ
कि एक्चुअली मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि मैच ऑफिशियल में कैसे भी करके मैंने अभी तक कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि रणजी वो लेवल का मैच ऑफिशियल में बन जाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो फिर से मैं चाहूंगा कि मैं इसी ओर से मैं कैसे भी तैयारी करूँ, और भी हो सकता है इस इंडस्ट्री की लड़के भी हो सकता है। देखो मैं तो आपको यहाँ पे दो ही चीजें बोलूंगा। एक ये कि आई बिलीव इम्पॉसिबल इज नथिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इम्पॉसिबल। हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज। और नंबर 2, आपका जो स्ट्रैटेजी है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं। बाकी तो अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो यार, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 8th क्लास में 10th क्लास में स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वो सिर्फ खेलना चाहते थे और वो इंडिया के लिए खेलना चाहते थे। अब फॉर्चुनेटली कुछ लोग सक्सेसफुल हो गए और वो खेल पाए, कुछ लोग अनसक्सेसफुल हुए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जिसके पास प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी थी वो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे। तो आज की डेट में प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि एक सर्टेन एज लिमिट है, एक सर्टेन एज है जिसके बियॉन्ड आप शायद आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो उतना ज्यादा नहीं रहता जितना पहले था। तो उस चीज को अगर आप ध्यान में रख के अपने गोल सेट करो तो बहुत अच्छा है। अब मैं इंडिया के लिए टेबल टेनिस खेलना चाहता था, अब मैं वो नहीं खेल पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने गोल्स बिल्कुल भूल जाऊं, अपने ड्रीम्स भूल जाऊं। नहीं, मैं आज की डेट में भी टेबल टेनिस खेलता हूँ। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम से नहीं खेल रहा, बट पिछले साल भी मैं अगर खेल रहा था तो मेरा एम बहुत क्लियर था कि मुझे अब स्टेट पे एक सर्टेन रैंकिंग चाहिए और वो मैं अगले 10 साल में क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मेरा गोल बहुत क्लियर है। तो आपके गोल जो हैं वो अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स बनाओगे और अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते तो आपको द चांसेस ऑफ यू गेटिंग डीमोटिवेटेड इज वेरी वेरी हाई। तो जो गोल्स हैं उनको रियलिस्टिक बनाओ और उनको टाइम टू टाइम दोबारा रिव्यू जरूर करते रहो। ऐसा नहीं होता कि मैंने आज से 10 साल बाद का गोल बना लिया और अब मैं उसको कभी फॉलो ही नहीं कर रहा, 10 साल बाद जाके दोबारा देखेंगे अचीव हुआ या नहीं। ऐसा नहीं होता। मैं आज की डेट में के आगे 10 साल का गोल जरूर बना सकता हूँ, मगर उसको मैं हर महीने, हर रोज, हर साल रिव्यू करता रहूंगा कि क्या ये अभी भी रियलिस्टिक है या मुझे इसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत है। अब वो चेंज उससे ऊपर का भी हो सकता है, चेंज उससे नीचे का भी हो सकता है। अब रॉजर फेडरर आज की डेट में 36 इयर्स का है। अगर वो ये गोल बनाएगा ना कि मैं आगे आने वाले 10 साल में भी हर साल मैं विंबलडन जीतूंगा तो एक अनरियलिस्टिक गोल होगा। लेकिन अगर वो ये गोल बनाएगा कि मैं आने वाले 10 साल में मेरी जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें मैं टॉप 20 में रहूंगा, तो ये बहुत रियलिस्टिक होगा और इसको वो फॉलो कर पाएगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर, आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होना चाहिए स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट में S होता है सिंपल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वो बनाओ जो सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अचीव नहीं, सिंपल टू अंडरस्टैंड। M होता है मेजरेबल, M होता है मेजरेबल, मतलब जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो, नंबर में डाल सकते हो कि 10 साल में करना है या 2 साल में करना है और एग्जैक्टली क्या करना है। A होता है एम्बिशियस, ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाओ जो एम्बिशियस हो, जो आपको रोज उठाए। रोज जब 5 बजे आपकी नींद ना खुल रही हो ना तो आप खड़े हो जाओ, क्योंकि आपका वो गोल आपको ड्राइव करता है, मोटिवेट करता है। R होता है रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक मत बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ। लेकिन उसको अचीव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको दिखे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरे को जोश जोश में लगा या आज मैंने 2 पैक ज्यादा लगा लिया तो लगा कि मैं कर लूंगा, और कल जब मेरी दारू उतरी, कल जब नशा उतरा, जोश उतरा तो लगेगा ओहो ये तो हो ही नहीं सकता, छोड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट है T इज टाइम, कि उसको एक टाइमलाइन दो कि 2 साल में करना है, 1 साल में करना है, 5 में करना है या 10 में करना है, और ये सब आपके हाथ में है। तो मैं तो आपको इनकरेज करूंगा कि अपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, सिंपल, मेजरेबल, एम्बिशियस, रियलिस्टिक एंड टाइमली। राइट। सॉरी आवाज नहीं आई। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे यार। अगर ये होगा तो
करेक्ट। अजीत बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है। हाँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं, अजीत और आप जो विघ्नेश के अलावा बोले किसी बिल्कुल और का सही कोई बोले। क्वेश्चन नहीं है क्या? हेलो, इलेवन या काହାର किसी फेयरली क्वेश्चन बोलूं अछि? तो सारे लोग का क्वेश्चन है। क्या क्या? फ्रैंकली बोलूं तो सारे लोग का क्वेश्चन है, लेकिन वो नहीं पूछ रहे कि वो पता नहीं, फिर आप जब खत्म होगा तभी हम लोग को पूछेंगे कि तुम ये पूछना चाहिए था, वो पूछना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है, कभी कभी बंदा नहीं पाता है। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन जरूर है, लेकिन आखिरी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कल को, कुछ लोग हैं जो कंफर्टेबल नहीं है अभी बात करने में, सिग्नल का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप कभी भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो, संबित के थ्रू या डायरेक्टली भी कर सकते हो। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट। जिस भी तरह से मैं कर पाऊंगा मैं जरूर करूंगा। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, मतलब ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये स्टेप्स लेते हैं, और आप लोग अगर इस डायरेक्शन में स्टेप ले रहे हो, आप लोग अपना टाइम लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये। तो गुड, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। जब हम लोग आपके बारे में सुना तो अभी हम फेसबुक में आपको वो ढूंढ के आपको निकाला, फिर आपका कुछ फोटो भी उधर हमारा प्रोमो के लिए लगा है, आज का इवेंट के लिए। थैंक यू अजीत। अब मेरे को समझ आपका आया, जो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आई थी, बट मेरे को पता नहीं था कौन है। मैं आज एक्सेप्ट कर लूंगा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, आई विल डू हमारा दैट। साइड से जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा आपका सबका जो सौरनेम तो बिल्कुल राउतरा ही बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल सबका। सबका राउतरा ही होगा। अच्छा। नाइस। हेलो, हेलो। हाँ हेलो। हेलो हाँ हाँ, मैं सर लक्ष्मीकांत। हाँ जी लक्ष्मी। मोर गोटे मेरा एक डाउट था, मतलब एक सवाल मेरा है कि हाँ आप जी। पहले डेकाथलॉन में जॉब शुरू किए, और हाँ जी। मतलब जैसे कपड़ा फोल्डिंग से लेके देन कब तक पहुंचे उसमें इन 7 years ना, तो उसके लिए मतलब कैसे, मतलब वो ग्रोथ कैसे था? जैसे मान के चले कंपनी का एक रहता है 2 साल में एक देंगे, 3 साल में एक देंगे, या उनका कुछ टाइम बाउंड रहता है कि इतना में वो लोग ग्रोथ देंगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए, नहीं तो कम्युनिकेशन चाहिए, या वो कैसे हुआ? ओके। जैसे आप बोल रहे थे ना कि पहले कपड़ा फोल्ड कर रहे थे, फिर सम क्रॉस को टर्नओवर को हैंडल किए, तो इट्स ए गुड, वेरी गुड अचीवमेंट, बट हाउ दैट वाज पॉसिबल? ओके ओके, सी गुड क्वेश्चन। देखो, हर तरह की आपको कंपनी मिलेगी, और जरूरी नहीं है कि हर कंपनी आपके लिए अच्छी हो, ठीक है? बट हर कंपनी में आप सीख जरूर सकते हो। फैक्ट ये है कि आप हर कंपनी में सीख सकते हो, और हर रोल में सीख सकते हो, मगर हर रोल आपके लिए अच्छा हो या हर कंपनी आपके लिए अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। अब मेरे केस में मैं मानता हूँ कि मैं लकी था कि मेरे को डिकैथलॉन जैसी कंपनी में एक्सपोजर मिला, और मैं एमबीए के जस्ट बाद, बहुत ही चाहे कम सैलरी में आया, लेकिन आया, और बहुत जबरदस्त चीजों से मेरे को मतलब एक्सपोजर मिला कि कैसे चीजों को खुद मैनेज किया जाता है, पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, बड़ी बड़ी चीजें बहुत ही छोटे यंग एज में और छोटे रोल्स में आपको दे दी जाती है। तो डिकैथलॉन ऐसी कंपनी थी जहाँ पे कोई लिमिट नहीं थी, वहां पे आपकी ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं थी, आपकी ग्रोथ आपके हाथ में थी। आप जितना काम करोगे और जितना सक्सेसफुली काम करोगे, और जितना आपको, आप कंपनी को लगेगा कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो अभी पहले भी हमारी बात हुई थी, जो फाइनल आपको पैसा मिलता है कंपनी में, या आपके कस्टमर को, या फिर स्पॉन्सरशिप, कुछ भी, इट इज ऑल वैल्यू ड्रिवन। अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो तो कंपनी आपके अंदर वैल्यू ऐड करेगी, और यही हुआ। तो मैं जब शुरू शुरू में वहां पे बैंगलोर में गया, मैं दिल्ली से था, मैं पहली बार घर से बाहर निकला था, तो मेरे लिए आसान नहीं था सरवाइव करना, वो भी 18,000 की सैलरी पे। तो मुझे ये पता था कि ये जो मैं सैक्रिफाइसेस कर रहा हूँ, कि मैं अपनी फैमिली से दूर रह रहा हूँ, और कम पैसों में बिल्कुल एंजॉय नहीं करता था, और कभी कभी ऑनेस्टली बस के टिकट के पैसे बचाने के लिए मैं पैदल भी चलता था। तो बट मेरे यही चीजें मैंने अपने वेपन्स बनाए,
मैंने इनको अपना वेपन बनाया और मैंने ये बोला कि मुझे ये वाली जो लाइफ है ना, आज से 5 साल बाद मेरे को ये लाइफ नहीं चाहिए, और उसी के हिसाब से मैं काम करता था। दूसरी चीज क्या अच्छी हुई कि मैं वो काम करता था जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट था, स्पोर्ट्स के लिए। तो जब मैं रोज काम करता था ना, मुझे ना टाइम का पता चलता था, ना मुझे एक भी दिन ऐसा लगा कि शिट आज भी काम करने जाना है, ओ नो आज भी ऑफिस है। एक भी दिन ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं वो काम करता था जो मुझे पसंद था। तो इसीलिए मैं लोगों को एनकरेज करता हूँ कि आप वो करो जो आपको पसंद है, ताकि आपको ये लगे ही ना कि आप काम कर रहे हो। तो डिकैथलॉन में मेरे जितने भी मेरे टीममेट थे, हर एक बंदा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन के साथ मैंने काम करा, मेरे से काफी अच्छे स्पोर्ट्समैन थे सारे, और बहुत कुछ सीखने को मिला उनके साथ। तो कंपनी ऐसी थी जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी। अब कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तो कंपनी के जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब सिमिलरली ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने ग्रोथ स्टेज से ऊपर जाके एक सर्टेन लेवल पे स्टेबल हो चुकी हैं। L&T है, और ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एकदम स्टेबल हो चुकी हैं, जो वहां पे प्रोबेबली आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दे सकती, क्योंकि वो कंपनी खुद एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगी फिलहाल। वो एक स्टेबल 2-3%, 5%, 10% से ग्रो कर रही है। बट डिकैथलॉन की ग्रोथ हर साल डबल होती थी। पहले साल 200 करोड़ का टर्नओवर किया, फिर 400, फिर 800, फिर 1600। तो कंपाउंडेड ग्रोथ थी। तो कंपाउंडेड ग्रोथ होती थी तो कंपनी के जो टॉप परफॉर्मर है वो भी कंपाउंडेड ग्रोथ करते थे। गुड। आंसर मिला आपको लक्ष्मीकांत क्वेश्चन का? यस मैं भी मेरे कंपनी के साथ भी रिलेट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा था। बट मेरे को भी लग रहा है यहाँ पे भी थोड़ा अभी सैचुरेशन आ रहा है, मतलब जैसे ग्रोथ हो रहा था यहाँ पे। एक्चुअली मैं अभी अदानी में काम कर रहा हूँ यहाँ पे नागपुर में। तो वेरी गुड। जैसे पावर में थर्मल बिजनेस में हमारा कंपनी आई थी, वो टाइम में तो बहुत बिफोर 3 to 4 years में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन ग्रोथ हो रहा था। अभी तो थर्मल में क्या है, लगभग थर्मल जा रहा है बंद हो रहा है। अभी सोलर, विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। करेक्ट 4-3 years तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ था, अभी तो धीरे धीरे स्टेगनेट हो रहा है। तो लाइक दैट यस। तो ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है लक्ष्मण की। अगर आपने सोच लिया कि मैं तो जी 10 साल में पावर इंडस्ट्री में रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप शायद 10 साल बाद प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप हर एक साल में अगर आप हर 6 महीने में, हर एक साल में उसको रीएनालाइज करोगे, और अगर आप देखोगे कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे और आप शायद सही डायरेक्शन में मूव कर जाओगे इससे पहले की प्रॉब्लम हो। और मैं तो आप सबको इनकरेज करूंगा कि आने वाले टाइम में देखो, अभी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है और शायद अभी आने वाले टाइम में और ज्यादा खराब होगी। लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी है, ये सब कुछ टेम्परेरी है। इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और इंडिया की जो हमने शुरू में बात करी थी, जो यूथ है, आई एम 100% कॉन्फिडेंट जो हमारी जो पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन है, उनका स्किल डेवलपमेंट जितना अच्छा हो रहा है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी बनेगी आने वाले 10 से 15 साल में। बट आप सब लोगों को ट्राई करना चाहिए कि आपके पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी हो, ताकि कभी भी आप लोग ऐसी सिचुएशन में ना हो जहां पे इकोनॉमी की वजह से आपकी इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन आ जाती है कि आपके घर पे बहुत प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं हमेशा इनकरेज करूंगा कि अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जरूर काम करते रहो, हमेशा। And Sambit, maybe it will be a good idea. I am not the most knowledgeable guy on this topic, but अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई बंदा कोई अपने कोर्स का ही चाहे हो, उसके थ्रू अगर कोई कोर्स भी कराओ ना कि बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट योर मनी, वो शायद बहुत हेल्प कर सकती है सब बच्चों की। बट यहाँ पे अभी इन्वेस्ट मनी से ज्यादा जरूरी है कि इनकम मनी। जैसे विलेज का सिचुएशन बता रहा हूँ, विलेज में जैसे इनकम नहीं, लक्ष्मी मैं आपको एक चीज यही बता रहा हूँ कि मैंने इस लॉकडाउन में जो एक चीज अच्छी करी है ना, वो ये देखी है कि आधे से ज्यादा हम लोग ये परेशान है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी एक टाइम पे जब 18,000 सैलरी थी तब भी मैं परेशान था कि पैसे नहीं है, और मैं आज के डेट में मेरी जितनी मान लो 1 लाख सैलरी है तो तब भी मैं परेशान हूँ। इसका मतलब हमें अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता।
प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं आते, प्रॉब्लम ये है कि हमें पैसों को ठीक से रोटेट करना नहीं आता। यस यस यस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें सिर्फ 10,000 रुपए मिलते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम 10,000 में से कितना सेव करते हैं और उस सेविंग को कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी वेल्थ क्रिएशन में, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। तो उस नॉलेज को ग्रैब करने की कोशिश करो, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। सही है। ओके, ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି क्वेश्चन ଅଛି ନା ଆମେ ନହେଲେ ସେशन ଏଣ୍ଡ କରିପାରିବା? तो प्रतीक, मुझे बोर हो गए सब लोग? नहीं बोर नहीं हुए, बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया था। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर, आप सब लोग आए और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, अगेन रिपीटिंग, और आप लोगों ने टाइम लगाया इस टॉपिक। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो सर, मैं विश्वरंजन राउतराय। हाँ जी, विश्वरंजन बताइए। यस यस, हेलो, हेलो। हाँ विश्वरंजन, अगर सिग्नल में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना तो चैट पे लिख दो, मैं चैट से पढ़ लूंगा क्वेश्चन। हाँ सर, सुनने आ रहा है सर। मैं सर विश्वरंजन राउतराय, मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं एज 22। मेरा सवाल है मेरा सवाल ये है कि अभी जो मार्केट में मैं जो कहना चाहता हूँ कि एक छोटा स्टोरी के बाद में मेरा सवाल को स्टोरी पहले सुना देता हूँ, तो उसके बाद मेरा सवाल। हाँ जी, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही विश्वरंजन। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, अब आ रही है। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट और विदाउट सर्टिफिकेट में बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि एक स्टोरी में बताता हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। सर मैं जो बोला सुनाई दिया कि नहीं? पहले से बोलूँ या अभी? आप एक स्टोरी बताने वाले थे, बताओ। हाँ सर, मैं वो बताना चाहता हूँ कि अभी जो मार्केट में है कि कुछ लोग सर्टिफिकेट पाने के बाद भी काम नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कोई भी बड़ा सर्टिफिकेट नहीं उनके पास है, तो लेकिन वो बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन उसके ऊपर है। तो अभी की मार्केट में तो वो दोनों के बीच में कौन सा अच्छा है, या कितना कौन सा साइड में है? और ओके, मैं रिपीट करता हूँ, मेरे को जो समझ आया है, आप में से ये पूछ रहे हो कि आज की डेट में मार्केट में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है मगर उनको बहुत अच्छा काम मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन है लेकिन उनको काम नहीं मिलता, करेक्ट? यस सर, करेक्ट। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको अपने देखो, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये हो सकता है सही हो सकता है गलत हो सकता है कुछ केसेस में सही हो, ठीक है? तो मेरे केस में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो सीखा है वो ये है कि आप जब मैं ग्रेजुएशन करता था तो ग्रेजुएशन के अंदर इंडिया में सबसे पहले अब ये आ जाता है कि जी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आती थी तो एक डिबेट होता था कि आप जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे या फिर कुछ साल काम करके पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। तो मैंने ग्रेजुएशन करी और उसके जस्ट बाद मैंने एमबीए कर ली। लेकिन आज की डेट में अगर मेरे पास चॉइस हो
तो मैं अपने उस डिसीजन को चेंज करता। मैं ग्रेजुएशन के बाद कुछ 2-3 साल मिनिमम काम करता, उसमें मुझे एक क्लैरिटी मिल जाती थोड़ी कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ और क्या पढ़ना चाहता हूँ। तो जब मैंने एमबीए किया, तो मैंने एमबीए क्यों किया? क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे एमबीए करो, मेरे सब दोस्त करते थे और मेरे को पता था एमबीए इंपॉर्टेंट है मार्केट में, इसलिए करना है। तो मैंने सर्टिफिकेशन ले लिया। अब एमबीए किया मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑयल एंड गैस पढ़ा, पोर्ट्स के बारे में पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा, मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, और मैंने करा क्या? रिटेल। मैंने रिटेल करा। बट अब जब मैंने रिटेल करा और रिटेल में मेरे को नॉलेज मिली और रिटेल के अंदर मेरे को एक्सपीरियंस मिला, मेरा स्किल बढ़ा, तब जाके मुझे अलग अलग जॉब्स मिलने लगी सेम कंपनी में। ई कॉमर्स में भी गया, लॉजिस्टिक्स में भी गया, थोड़ी प्रोडक्शन भी देखी। उसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको मार्केट में पैसा आपकी स्किल्स के लिए मिलता है। वो स्किल्स आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं और वो स्किल्स आपकी हार्ड स्किल्स भी होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स हो गई कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ, ये सब सॉफ्ट स्किल्स हो गए। और जो आपके हार्ड स्किल्स हो गए वो आपके टॉपिक रिलेटेड स्किल्स हो गए कि अगर मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ तो मैं C++ में एक्चुअली कितना अच्छा हूँ। मुझे कल को कंपनी शायद पहली बार जब कैंपस प्लेसमेंट होगा तब शायद मिनिमम पैसा जरूर दे देगी, 3.5 लाख, जी ये तो मेरा ओपनिंग पैकेज है। मगर जो बंदे वहां से ग्रो करेंगे वो वही लोग होंगे जो C++ में अच्छे हों। मुझे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने IIT से करा है, वो सिर्फ पहली बार होता है। जो कैंपस प्लेसमेंट में जो पैसा मिलता है ना, वो पहली बार का पैसा मिलता है। एंड यहाँ पे संबित भी है, संबित करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि जो कंपनी आपको कैंपस प्लेसमेंट में पैसा देती है वो आपको, चलो वहां पे आपका कॉलेज का नाम यूज हो जाता है, बट उसके बाद जब आप 1-2 साल इंडस्ट्री में आ जाते हो ना बॉस, फिर आपका कॉलेज का नाम नहीं होता, फिर इट्स ऑल अबाउट आपकी स्किल्स, कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है और आप कितना वैल्यू ऐड कर सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर, उस चीज का आपको पैसा मिलता है। इसलिए ऐसे आप सही कह रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में। और मैं तो इनफैक्ट डिकैथलॉन का एग्जांपल दोबारा दे सकता हूँ कि जो डिकैथलॉन वर्ल्ड वाइड का जो CEO है उसका नाम है मिशेल अवालिया। मिशेल अवालिया डिकैथलॉन के अंदर 25 साल से ज्यादा से है, और वो फ्रांस के अंदर एक कंपनी है औशा। जैसे हमारे यहाँ पे बिग बाजार है, वैसे ही फ्रांस में बिग बाजार का बाप है औशा। वहां पे सेब जहां पे रखते हैं ना फ्रूट सेक्शन, वहां पे वो फ्रूट्स बेचता था। अब उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, उसने ग्रेजुएशन अपनी सिंपल करी। और वहां पे इंडिया में तो ये है ना, इंडिया में तो बहुत प्रॉब्लम है कि अरे ये तो देखो, ये तो सब्जी बेच रहा है, ये तो ये बेच रहा है। इंडिया में है ये सारी प्रॉब्लम। अगर आप बाहर जाओगे तो हर एक जॉब को बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। तो वहां पे जब वो फ्रूट सेलिंग करता था तो वो इतनी बेसिक चीजों से सीखता गया। आज की डेट में वो 20 बिलियन यूरो को मैनेज करता है, टोटल 70 कंट्रीज को मैनेज करता है, सोचो। तो क्या आज की डेट में कोई उससे पूछता है कि उसने कहां से MBA की? कोई नहीं पूछता, फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऑलवेज रिमेम्बर, आपको जब मार्केट में जब आप घुसते हो, इंडस्ट्री में जब आप जाते हो, तो आपको स्किल्स के पैसे मिलते हैं और हमेशा अपने स्किल्स पे आपको काम करना चाहिए। इस चीज की जरूरी नहीं है कि आपके पास उसका सर्टिफिकेट है या नहीं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना, तो सर्टिफिकेट और इंस्टीट्यूट का नाम आपको एंट्री जरूर दिला देता है, उसके बाद तो आपके स्किल्स पे काम होता है। हैविंग सेड दैट आपके जो इंस्टीट्यूट का नाम है और जो सर्टिफिकेशंस है वो आपको एंट्री जरूर दिला देते हैं, आपकी एंट्री थोड़ी आसान जरूर करा देते हैं। ये जरूर होता है कि अब कुछ कंपनीज है, मान लो रिलायंस रिटेल के अंदर किसी को घुसना है अगर, तो अब जो बंदा MBA नहीं है ना, तो उसको इंटरव्यू में नहीं बुलाएंगे वो। स्पेशली अगर आप जनरल मैनेजमेंट और उससे लोअर रोल्स की बात करो, एक बार ही आप एक अपने करियर के ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां पे ये चीजें मैटर ही नहीं करती। अब आज की डेट में किसको पता है कि अजीम प्रेमजी सर जो हैं उन्होंने कहाँ से MBA किया? किसी को नहीं पता। कौन पूछता है बिल गेट्स से जाके कि आपने, बिल गेट्स अगर आपको पता ही हो स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट थे, सचिन तेंदुलकर वाज अ स्कूल ड्रॉप आउट। तो ये सब क्यों ऊपर गए अपनी लाइफ में? क्योंकि इनके पास स्किल्स था और इन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया, मेहनत करी। समझ आया आपको विश्वरंजन? हाँ सर, समझ आया। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? आंसर मिला? हाँ सर, आंसर मिल गया। ओके गुड।
और कोई क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? और किसी का कुछ क्वेश्चन है? हेलो, सब लोग बोर होके छोड़ गए क्या? नहीं 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 है, हम लोग यहीं पे है, लेकिन क्वेश्चन किसी का होगा तो वेट कर रहे हैं, अगर कोई बोलेगा किसी का क्वेश्चन। ओके ओके, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर कोई अभी नहीं पूछ पा रहा तो आप कभी भी पूछ सकते हो, आप कभी भी मैसेज भी कर सकते हो क्वेश्चंस, एंड लाइक आई सेड मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आई थिंक लगता है कि उन्होंने सबका आंसर कर दिया ऑलरेडी फॉर द टाइम बीइंग, तो सबकी तरफ से आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं उससे कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। अब बोल रहे हैं ना, सब बोर होके छोड़ के चले गए क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी MBA कंप्लीट किया हूँ। ओके। मगर मैंने आज तक कहीं भी एक जगह 1 घंटे 48 मिनट कहीं पे एक ही बार में बैठा नहीं हूँ। ओके ओके, आज की सेशन इतना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। ये तो आप लोगों की मेहनत है। मैं तो सिर्फ मैंने आपको वही बोला था शुरू में भी कि मैं कोई PPT नहीं बना रहा हूँ और मैं को कोई प्रेजेंटेशन नहीं देना आप लोगों को, वो आपको बहुत सारे लोग दे देंगे। कभी कभी एक छोटी सी जो मिसिंग पॉइंट होता है वो होता है सिंपल गाइडेंस, और मैं उसमें बिलीव करता हूँ, और उस मैं हमेशा रेडी हूँ। आपको कभी भी लाइफ में अगर कुछ भी डाउट हो, फीडबैक हो, एंड इट इज ऑलवेज 2 वेज। ऐसा नहीं है कि आज के डिस्कशन से सिर्फ मैंने आपको कुछ डिलीवर किया है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आज की डेट में, और मैं भी ट्राई करूंगा उन चीजों को एब्जॉर्ब करने का। व्हाट आई लाइक इन दिस ग्रुप इज कि आप लोगों में के अंदर एक एंथुजियाज्म है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करी। ये जो टाइम्स हैं, कोविड के जो टाइम्स हैं, सिचुएशंस बड़ी टफ हैं, सब चीजें बड़ी नेगेटिव दिखती हैं कभी कभी, तो आप लोगों का जो एंथुजियाज्म है ना टू मूव फॉरवर्ड और टफ सिचुएशंस के अंदर भी, ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और एक बात थैंक यू आपको भी देना है। आप जो पिछले साल आपकी थ्रो में जो स्पॉन्सरशिप मिला था, इसलिए लॉट ऑफ थैंक यू। अरे नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो तो पूरा क्रेडिट जो है वो संबित को जाता है और वहाँ की डिकैथलॉन की टीम को जाता है। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि आप अप्रोच कर लो, वो शायद कर देंगे। आई एम वेरी हैप्पी आप लोग इस डायरेक्शन में काम कर रहे हो। स्पोर्ट्स बहुत अच्छा एक मीन्स है लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का, और स्पेशली यूथ के साथ, तो ये बहुत अच्छी चीज है। प्लीज आप कीप फॉलोइंग अप ऑन दिस, एंड हर साल आप इस इवेंट को करो, एंड आई होप कभी अगर मैं भी भुवनेश्वर में हुआ तो आई विल टेक पार्ट इन दैट। रेस करेंगे। We'll invite you as a chief guest. आप पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर यार, जरूर। किसी दिन मैं वहां पे आया तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी हमारा ऐसे भी कब और कभी भुवनेश्वर आते तो हम बता देना, we'll organize event for you, सब मिलके दौड़ेंगे। अरे बिल्कुल डन यार, डन। बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर। उस दिन के हमारा इंतजार रहेगा। मुझे भी। ठीक है, ओके, तो हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। So on behalf of all the students, I would like to thank you so much. एक चीज मेरे को बोलना है, हेलो। हाँ, एक चीज मेरे को बोलना है। एक्चुअली मेरे पास तो अभी बहुत सारा काम था, बट छोड़ के यहाँ पे लगभग आई थिंक 2 घंटा हो गया हम लोग बैठे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। यहाँ पे मेरे को आपका पहले तो जो जिंगा ड्रिंक का लंच था वो बहुत ही बढ़िया लगा, और एक चीज जो बोले कि लाइफ पर डायरेक्शन चूज करना चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन के साथ कुछ भी एक बैकअप रखना चाहिए, पैरेलली प्लान करना चाहिए। इट इज वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया लगा। और फिटनेस ऑफ माइंड इज, वो भी बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मैं इसको क्या इतना अच्छा लगा कि मैं नोट करके रखा हूँ इसको। ठीक है, ग्रेट। एंड आई एम हैप्पी टू नो दिस। एंड objective should be smart, that smart full form is also very good, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को।
ठीक है। Right. तो इसलिए Right. आपको बहुत बहुत थैंक यू। No worries, many time लक्ष्मीकांत। I am happy अगर इन सब और से अगर आपको जरा और सा मैं भी सभी बेनिफिट मिले। एंड फाइनेंशियल अगर ग्रोथ। अगर हेलो, मैं अजीत बोल रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी। अगर इस एपिसोड को कुछ टाइटल देना चाहिए तो हमारा टाइटल देना चाहिए कि व्हाई क्लियर और कुछ नहीं बात। Why should be clear? Correct. हाँ Good idea. Good idea. हाँ, अगर कोई संबित जो मार्शल भाई ना अगर इस एपिसोड का टाइटल लेंगे तो वही देना तो अच्छा होगा। वाई स्पोर्ट्स। Great idea. Why? और ये एपिसोड यूट्यूब में आएगा। YouTube पे जाएगा? अच्छा, लिंक जरूर शेयर करना। ठीक है ओके। वो संबित कर लेंगे आपके साथ। Great. Very happy to share with you all. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। So thank you for the last time before somebody again asks the question. Anytime Samvit, no problem at all. और बाद में भी like I said, कोई भी questions अगर आते हैं, कुछ लोग नहीं पूछ पाए, please feel free to forward it to me. I would be very happy to answer them. Sure, ठीक है। Thank you Thank for you. organizing. Thank you guys. All the very best. Sure. Thank you. Stay positive, stay fit, Thank you keep playing everyone. sports. थैंक यू। Thank you. Bye everyone. Bye bye.